60,000 आदमियों के प्रोग्राम को मेरे लिए बड़ा मत समझो। ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री। ये इस प्रकार की बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, हवा बनाने के लिए नहीं कर रहे। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया और मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज को मंदिर मस्जिद बना दो। और आप लोगों के सामने मैं ये सेट करता हूँ, मैं छोड़ू मुंह ढक देना। अगर एक औरत का हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है। अगला चुनाव आप लड़ेंगे? वसंत लगभग कोई करोड़ों रुपए का। ये जो दवाइयों का काम है वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते हो। कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। हरियाणा के अंदर हर मंदिर और गौशाला में जब रागनी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लड़कियां नचाई जाती हैं। जो आरती जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके और आपके उनकी शादी से पहले ही कुछ संबंध है। ये आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। घर से निकलता हूँ कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा। हर्ष भाई नमस्कार। भाई को राम राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ जी। मैंने एक आपके प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक वो डाली सोशल मीडिया पे फ़ोटो। काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज आए कि आप तो बिक गए। तो मैंने खैर उनको ये भी कहा कि ऐसा कौन सा हर्ष भाई ने मेरे इतनी राज्यसभा की सीट दे दी जो मैं बिक गया जी। दूसरा मैंने ये भी कहा उसमें बीच बीच में कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, पाखंडवाद वाला जो बहुत एक्सट्रीम मुद्दा है उसको लेके, या सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको लेके हम आपका पूर्णतः उन बातों पे समर्थन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लोगों के इल्ज़ाम आ रहे थे बार बार, ब्लेम, वो हर बात पे आप पे ब्लेम लगा रहे थे। और शायद हो सके कि कुछ लोग यूँ भी समझे इसको, हमारी बातचीत को, कि स्क्रिप्टेड है। तो मैं पहले ही बता दूँ, हाँ स्क्रिप्टेड है भाई, अगर आपको ऐसे ही समझना है तो इस बात को। मतलब आज बैठने का मतलब ये है कि मैंने आपसे जो कहा था, मैंने आपसे ये कही थी कि इस बातचीत में सिर्फ मैं ब्लेम लगाना चाहूँ। किस प्रकार के और कैसे कैसे ब्लेम लगेंगे वो बातचीत तय करेगी। ब्लेम ऐसे बहुत सारे हैं। सब तो बड़ा ब्लेम तो जो फिलहाल चल रहा है वो ये है कि चंदा चोरी करके घर बना लिया। पहले तो मैं आपका एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरे जीवन में मैं जिस इंसान को फॉलो करता हूँ, जिससे सीखता हूँ, उनमें से आप एक हो, जिससे मेरे को नॉलेज मिलती है। सीखना सिखाना ज़िंदगी है, उम्र उसमें देखी नहीं जाती। तजुर्बा किसी का भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो आज मैं उस इंसान के सामने बैठा हूँ जिनसे मैं सीखता हूँ, मतलब इंस्पायर होता हूँ। आपके इल्ज़ाम भी मेरे को अच्छे लगेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि कोई एजुकेटेड पत्रकार बातें करे, एजुकेटेड इंसान बात करे, उससे मैं कुछ ना कुछ सीख के घर जाऊँगा। अब बात आती है आपके इल्ज़ामों की। अब आप बताइए क्या बोला था आपने? चंदा चोरी करके घर बना लिया। जी जी। कितना क्या चंदे की बात हुई आपकी नज़रों में? आपने आइडिया भी लिया होगा कि कितना चंदा लिया है, कहाँ से लिया है? ये एक नॉर्मल एक बात है लोगों की। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं मेवात से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ मुसलमानों ने चंदा दे रखा है, और वो भी इसलिए दे रखा है कि पाखंडवाद के खिलाफ जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, तो मुसलमान ने चंदा दे रखा है और चंदा चोरी करके वो कर लिया, घर बना लिया। जो कीमत बताई जा रही है ना घर की, उसमें भी लोग कह रहे हैं ये सेम चीज़। कीमत क्या? ये एक हवा में बात तैर रही है कि भाई 10 करोड़ का महल बनाया है, इसको चंदे से बनाया है। अब आपकी बातों का जवाब पहले तो ये है, मैंने कई बारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐलान किया है, अगर मैंने किसी के 10 रुपये खा रखे हैं, सोशल मीडिया पे आके मेरे घर पे आके प्रूफ कर दे। अगर कोई प्रूफ करता है मैं उसको दुगने तो पैसे दूंगा। स्वयं सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो डालूंगा, इस भाई के मैंने पैसे खाए हैं, इतने खाए हैं, और ये आज इसको दुगने करके लौटा रहा हूँ, और आप लोगों के सामने मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं चोर हूँ। कहने वाले पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन आज तक कोई सामने तो नहीं आया। दूसरी चीज़, आप चंदे की बात ही करते हो, तो चंदे से
किस किस ने घर बनाए? चंदे से घर बनता हो तो आज तक सभी बना लेते, गरीब कोई भी नहीं होता। सबसे पहले तो चंदे से घर बनाना चाहिए उन भिखारियों को जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के भीख मांगते हैं, बस स्टैंड पे बैठ के भीख मांगते हैं। भीख से या चंदे से कभी घर बन सकता है क्या? या तो भाई उस चीज़ को प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करते और आप चंदा चोर इस टाइप का इल्ज़ाम लगाते हो तो इसका मतलब आपको मेरे से कोई ना कोई पर्सनल जलन है। प्रूफ कर दो, मैं मान लूँगा। अच्छा मैं, चलो ठीक है, मैं चंदा चोरी करता हूँ, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मेरे रिश्तेदारों तो ये कहते हैं चंदा चोरी करते हैं, चंदा चोरी से घर बना लिया, चंदा चोरी से गाड़ी ले ली। कोई ये भी कहता, आपको खुद भी सुनने में आया होगा, किसी नेता मंत्री ने पैसे दे दिए। ये चीज़ें, ये बातें जब आप ऊपर जाते हो, एक गरीब घर से, गरीब परिवार से उठकर आप तरक्की करते हो, तो जब आपको इंसान रोक नहीं पाता ना, वो आपकी तरक्की से जड़ता है, वे आप पे ऐसे ही कोई ना कोई ऐसी बातें फेंकेंगे कि ये इन्हीं सवालों में उलझा रहेगा। और जैसे ही सफाई देनी शुरू करेगा, इसकी सफाइयाँ ख़त्म होगी, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाता है, उसी के अंदर से फिर क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करोगे या उनकी प्रोफाइल आईडी चेक करोगे, ज़्यादातर वे किसी न किसी पार्टी के वो वर्कर मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करके कीचड़ उछालने का कार्य करते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है, कुल मिला के आप यही कहना चाहते हो कि ये बेबुनियादी इल्ज़ाम लग रहे हैं लगातार, जो चंदा चोरी के आपके ऊपर लग रहे हैं? मैं नहीं कहता बेबुनियाद है, मैं चोर मानने को तैयार हूं, साबित करो। सीधी सी बात है, साबित करो दो, मैं मानने को तैयार हूं। दूसरी बात, आपने कितने चोरों को पकड़ा? जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों ने आज तक कितने चोरों को पकड़ा है? चोर मैं बताऊं आपको, एक एमएलए की सैलरी कितनी होती है मंथली? आपसे पूछ रहा हूँ। लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास, शायद 2 लाख रुपए उसको खर्चा भी मिलता है, फ़ोन का, हाँ, काफ़ी। डीजल का। 4 लाख रुपए हो गए। 1 लाख और मान लो किसी भी चीज़ का, 5 लाख रुपए लगा लो। सालाना उसके कितने रुपए हो गए सैलरी के? 12 पंजे 60 लाख। अब 60 लाख में 5 साल के अंदर उसके कितने रुपए हो गए? 6 पंजे 30, 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए वो सालाना कमाता है, वो खर्चा भी करता है, गाड़ी भी घुमाता है, शहर के अंदर भी रहता है। भाई साहब, किसी ने आज तक पूछा? एक बार एक एमएलए चुनाव लड़ने के बाद 5-5 करोड़ रुपए की 10-10 तो गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का मकान बना लेते हैं। क्या ये पत्रकार, क्या ये सोशल मीडिया किसी एमपी एमएलए से पूछ सकती है ये कि आपकी टोटल सैलरी तो 3 करोड़ थी, उसमें आपने घर को भी चलाया, गुजारा भी कराया, ये 500 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया? वहाँ सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो वो इनका गला पकड़ेंगे, फिर इनको कूटेंगे, फिर इन पे मुकदमा लगवाएंगे। वो हमारे जैसों को रोक सकते हैं, उनको हमारे जैसों को आगे नहीं बढ़ने देना। उनको ये शांति नहीं है कि गरीब घर से ऊपर उठ के ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये किसी से सवाल जवाब क्यों करता है। अगर मेरे सवाल में कोई कमी हो, मैं बोलता हूँ असली चोर तो वो लोग होते हैं, असली लुटेरे तो वो लोग होते हैं, हमारी मेहनत से हम जो टैक्स देते हैं उससे वो अपना घर भरते हैं। भाई साहब, रोकना तो उनको रोको। दूसरी बात, क्या हर शिकारा ने पहली बार मकान बनाया? मकान तो आधे देश ने बना रखा है, मतलब इस बात को भी मुद्दा बना दिया कि चंदे से मकान बनाया, चंदे से मकान बनाया है। भाई साहब, हरियाणा के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर होंगे आपकी नज़र में भी, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब, फेसबुक पैसे देती है जी। और आजकल तो ये ऐड भी बहुत ज़्यादा करने लगे कि एक ऐड के 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते होगे? बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, कमाई दिखा दूँ आज आपको? नहीं, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं 2015-16 से मैंने फेसबुक चलानी शुरू की थी, शायद 15 से, और मैं सबसे पुराना, ये जितने आजकल जो आ रहे हैं इन सबसे पुराना हूँ। मैंने ही, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी, मैंने ये बताया था लोगों को शेयर कहाँ से होता है। शेयर टू ग्रुप का मेरा डायलॉग भी बड़ा फेमस था। वीडियो को कैसे शेयर करते हैं? सोड़े हाथ न शेयर का बटन होगा, वहाँ जाकर ओड़े हाथ न ग्रुप होंगे, शेयर टू ग्रुप कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। और तो मैं उस टाइम से फेसबुक चलाता हूँ, तो शायद फेसबुक की पकड़ मेरी थोड़ी ही ज़्यादा होगी उस चीज़ पे, सोशल मीडिया पे। ये जो आजकल एक दो अपने पहलवान भाई हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नाम बताता हूँ, राहुल धांधलानिया भाई है, शायद देसी लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी पीठ पीछे हम उसकी बातें करें तो अच्छा ही होगा। उस लड़के ने, उसके अंदर एक क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, उसने आज तक किसी की ऐड नहीं की है, वो चाहो तो कर सकता है। ठीक बात है।
यानी कि उसने ऐड से रुपया नहीं कमाया है, लेकिन वो स्वयं कमाई बताता है कि मेरी सोशल मीडिया पे यार अर्निंग है, मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ। उस चीज़ से उसने घर बना लिया, उस चीज़ से उसने गाड़ी ले ली। क्या उससे किसी ने सवाल जवाब किया? एक और है सुंदर सांगवान भाई, वो मेरा भाई उसने सोशल मीडिया की कमाई वो खुद दिखाता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने इतने कमाए होंगे सोशल मीडिया से, उनके अपने पर्सनल काम धंधे भी होंगे बेचारों के, मेहनती भाई हैं वे, मैं उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं उनकी तारीफ करते हुए ये बताना चाहता हूँ, सुंदर सांगवान ने शोरूम किया है, कोठी खड़ी कर दी सिर्फ सोशल मीडिया की कमाई से। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सूटों की दुकान खोल ली, सूटों का बिजनेस खोल लिया, जिन्होंने सूटों की जो ब्रांच हो 1-1 करोड़ रुपये की देने लगी, और उसी ब्रांच में चीफ गेस्ट जाती हैं तो चीफ गेस्ट जाने की थार गाड़ी लेती हैं। उन पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। दुनिया भर के घर बैठ कर वैद कुछ कुछ बेच कर ऐड कर रहे हैं, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। आप पैसा कैसे कमाते हो? आरएस चिकारा आज आपके सामने कुछ दिखाना चाहता है और आपको वो देखना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको अपनी फेसबुक की कमाई दिखाता हूँ, मैंने कितनी तरक्की और कितनी कमाई की है। ये आरएस चिकारा का यूट्यूब चैनल है। साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ? यूअर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। इसका मतलब तो पता होगा, पैसे कमाने के आपका चैनल योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फेसबुक पेज मेरा स्वयं का, जनवरी 2015 से दिखा रहा है ये कितने रुपए मैंने कमा रखे हैं ध्यान से देखो। $0। $0। अब ये फेसबुक पेज की ऐड के लिए भी आपको दिखाता हूँ, इस पे क्या लिखा हुआ स्वयं देख लो आप। नहीं चला सकते, ठीक नहीं चला सकता ना मैं। अब बात यह आती है, मैं सोशल मीडिया से मंथली बताता हूँ 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो करोड़ों में, लाखों में, मिलियनों में जाती हैं। डेली मेरे पास काम है, डेली मैं समाज सेवा करता हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ। जब मैं मेरी सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं कमा रहा, ये तो मेरा अधिकार होगा ना। तो ये तो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो ना आप, भाई साहब हो सकता है कुछ छुपा लिया हो आपने। आप एक काम करो ना, आपको निकालना नहीं जी, ये बात आपकी अच्छी है। ये देख, यूआर अकाउंट हर्ष चिकारा रीड ओनली, आईडी का वो लिखा हुआ है पूरा। ये रहा मेरे अंगूठे के पास, देखो जी। ऐसे मत देखो, स्क्रीनशॉट मत देखो। नहीं, देख लिया। आप एक काम करो ना, सोशल मीडिया अच्छी चलानी आती होगी जी, आपने उससे भी तो निकाल सकते हो। मेरी वीडियो पे ऐड चालू या नहीं, बड़े खतरनाक लोग पड़े, सब कुछ निकाल देते हैं आपके खाते में, ये भी बता देंगे पैसा कितना है। ये तो मेरी सोशल मीडिया। अब मैं इन पे ऐड चालू क्यों नहीं कर रहा, मैं पैसे क्यों नहीं कमाता, मैं मेरे खाते से क्यों नहीं जोड़ता? उसका कारण क्या है? हर्ष चिकारा नाम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे 2500 प्लस सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। वे जो अकाउंट बने हुए हैं वे सब भाई मेरी वीडियो डालते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से प्रेम करने वाले हैं। वे सब अपने घर में बैठ कर अपने भाई के नाम से, मेरे नाम से पैसे कमाते हैं मंथली। मेरे को संतुष्टि होती है। अगर मैं इन पे ऐड चालू करने लग गया तो उन सब के पास कॉपीराइट जाना स्टार्ट हो जाएगा, वे पैसे नहीं कमा पाओगे। अकेला हर्ष चिकारा पैसे कमाने लग जाएगा। आपका फिर मेन काम जो है दवाइयों का ही है। मैं पहले इस बात को ख़त्म करता हूँ, दवाइयों के काम पे फिर आता हूँ जी। आपके सवाल कही थे ना। अब एक सतपाल मेला नाम का लड़का है भादरा से जी, हर्ष चिकारा टीम भादरा के नाम से चैनल है। 2 साल के अंदर उस लड़के ने मेरी वीडियो डाल डाल के, मैं प्राउड फील करता हूँ, उसने मकान खड़ा कर दिया दवाइयों का काम करके। मेरे वाला ये मतलब अपने यहीं से काम करता 60 लाख रुपए का मकान बना दिया 2 साल में। मैं प्राउड फील इस मारे करता हूँ, वो भाई कहीं ना कहीं मेरे को दुआएं देता होगा कि हर्ष भाई के नाम के कारण मैं कमा के खा रहा हूँ। एक राजपाल सिसोदिया भाई है, राजपूत समाज का मेरा अपना, वो भाई मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये कमाता है। पहले ट्रक चलाया करता सिर्फ वीडियो डाल के। एक विजू पलथाना भाई है, वो उसने कल स्क्रीनशॉट डाल रखा ताकि एक फ़ोटो पे हर्ष चिकारा के साथ मैंने एक फ़ोटो डाला था भाई के साथ, उस फोटो पे पता नहीं कितने डॉलर आ रहे हैं। हर्ष चिकारा चाहता तो कितने रुपए कमा लेता खाली सोशल मीडिया से। जब सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमा रहा, पैसों की भूख नहीं है। अब बात करते हैं चंदे की। चंदे की बात भी आप लोग के सामने मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आज। ये है हर्ष चिकारा जन सेवा ट्रस्ट मेरा खाता।
पैसे देखो कितने इसके अंदर टोटल 63,700 रुपये 69 पैसे। ये हजार ही होगा, लाख तो नहीं। 1000 है, चेक कर लो। आपके पास स्क्रीनशॉट वैसे मैं भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा एक ही अकाउंट है आपके पास? भाई साहब मैं मेरे अकाउंट सारे दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। मेरे नाम से आपको बहुत सारी डिटेलें मिल जाएंगी, बेनिश्चित रहो आप। अब है मेरा ये अकाउंट है HDFC बैंक का। मेरे अकाउंट में लास्ट आज तक जो रुपये इकट्ठे हुए हैं वो ये हुए हैं 2,79,556 रुपये हुए थे। 2022 से इस अकाउंट को HDFC बैंक ने फ्रीज कर रखा है। मेरे खाते में आज तक ये रुपये हुए हैं। इससे दूसरा जो अकाउंट की बात करते हो, मेरे पास कोई अकाउंट या कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो मैं चलाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरी कमाई है। अब बात करते हैं दवाइयों वाली, जो आप दवाइयों की बातें कर रहे थे। जिस वक्त ये अब सरकार की तरफ से जो भी जांच चल रही थी, मेरे पे कोई शक या शंका थी, उस टाइम पे मेरे सारे खाते चेक हुए थे। 1 हफ्ते तक सब कुछ चेक हुआ था। कहाँ से कमाई आती है, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं होती, कहीं मेवातियों से फंडिंग नहीं होती। 34,000 रुपये मेरे खाते में मिले, 96,000 रुपये मेरी पत्नी के खाते में मिले। रही मकान को किराए की बात वाली जो बात है, या ये कहते हैं कि किसी नेता का नाम लेकर उसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, उन्होंने तब मकान बनाया। अब मैं आपको इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, चुनाव कब था और मकान बनाना स्टार्ट कब हुआ था, ताकि आपको इस चीज़ का अच्छे से पता लग सके। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, नेता जिन्होंने रुपये दिए, जो आदमी इस चीज़ का प्रचार करते हैं, मैं उन आदमियों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मैं जब किराए के घर में रहता था तब तो किसी साथी ने मेरे को ये बात नहीं पूछी या ये बात नहीं बोली कि भाई आप दुख तकलीफ में रहते हो, कैसे रहते हो। किराए के घर में रहते हुए मैंने मदद की, चंदा लिया है, मैंने मना नहीं करता, लिया होगा चंदा लगभग कोई करोड़ों रुपए का, लेकिन उन गरीब बहन बेटियों के लिए लिया है जिनको मैं एक आखिरी उम्मीद लगता था। मेरे घर के बाहर आके जिन्होंने ये कहा भाई ना तो गाँव ने मदद की ना किसी साथी ने मदद की, उम्मीद करके तेरे दौर आए हैं भाई, तू मना मत कर दिए, तेरे घर के बाहर कार्ड धर कर जा, हाँ और जब तू नहीं आया ना भाई, हमारा ब्याह नहीं होगा, हमारे फेरे नहीं होंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने खाते दिखा दिए, पैसे खातों में नहीं, सोशल मीडिया से नहीं आ रहे। आपकी दवाइयों वाली जो कंपनी है, आप कह रहे हो वहाँ पे उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, उस समय आपके अकाउंट में नहीं थे पैसे, चंदा आपने लिया ही आप स्वीकार कर रहे हो। तो ये या तो चंदे का पैसा इस्तेमाल हुआ घर बनाने के लिए, या फिर जब आपने इलेक्शन लड़ा तो आप पे जो इल्ज़ाम लगता है कि आपने 5-7-10 करोड़ रुपए जो है वो दूसरे कैंडिडेट से, जो बीजेपी का कैंडिडेट था डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनसे लिए। अब जो चंदे की आप बात कर रहे हो, आपकी बात मैं बता देता हूँ। जानना तो हम यही चाहते हैं, बना कैसे ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? ये घर की बात पे तो बाद में आते हैं, पहले तो ये चंदे वाली बात तो क्लियर कर लेना जी। अब जो आप कह रहे हो चंदा दिया घर बनाने के लिए, ये फोटो देखो क्या डेट की है, डेट ऊपर लिखी हुई होगी साहब, 13 जुलाई 2024। हाँ जी, ये मेरी पत्नी ही होगी जी, मेरे ही घर की नींव रख रही होगी, दिखती होगी, हाँ वहीं पे जी, वहीं पे है। अब चुनाव जो था वो था 5 अक्टूबर का, और घर की नींव कब रखी गई? 13 जुलाई 2024 को। चुनाव 2024 को 5 अक्टूबर का, इसके 3 महीने बाद था। भाई साहब आप इतने महान कैसे हो गए कि आपको घर बैठे नेता 10-20 करोड़ रुपए दे देंगे, ले बेटा तू चुनाव लड़। अगर ऐसा हो तो मैं तो ये कहूँ सब हिंदुस्तानी जितने हैं सब लूट लो इन नेताओं को यार, सभी पैसे ले लो, ऐसे पैसे मिलते हो तो। भैया जी जब हमारी नींव पहले ही रख ली थी, हमारा घर पहले ही बनना स्टार्ट हो लिया था, घर बनने का एक कारण था। अगर मेरे पास पैसे होते सेक्टर 23 में घर बनाता मैं, वहाँ जंगल में जाके नहीं। सेक्टर 23 में एक मकान था, मकान नंबर 2238, उस मकान के अंदर मैं रहता था। वो 75% वाला था, यानी कि 25% बना हुआ, 75% खाली वाला। मकान के अंदर 2 कमरे थे। उस मकान के अंदर हम रहते थे तो उसका किराया 7,000 रुपये था। उसमें रहते हमने लंबा टाइम हो गया था। उस मकान की कीमत हमने जिस टाइम पे मिल रही थी वो हमने मिल रहा था 75 लाख रुपए का। हमने सारे यारे प्यारे रिश्तेदार तरफ ये मांग कर इकट्ठे करने की सोची
क्योंकि मेरी पत्नी की उस मकान के साथ आत्मा जुड़ी हुई थी। आका हमने इस मकान में रहते लंबा टाइम भूल गया, मैं ये लूँगी, हमारा जुगाड़ होगा जब बना लूँगी। हमने जोड़ तोड़ करके सब क्या लोन लाने की सोच साच कर जो भी जुगाड़ होया हमारा बैठा 65 लाख का। फिर हमने 5 लाख की और ब्याज पर बात करी तो 70 लाख का जुगाड़ होया, 75 हमारे से इकट्ठे नहीं हुए। अब जो 5 लाख रुपए थे वे इकट्ठे करने हमारे लिए मजबूरी होगी, कहाँ से करे, तो उसके ऊपर वो मकान छोड़ना पड़ गया। अब 2 महीने बाद वही मकान सेक्टर 23 के अंदर आ गया, बूम, वो प्रॉपर्टी बढ़ती बढ़ती वो करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ का हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। 2024 में जिस वक्त इस मकान की नींव रखी उस टाइम लाख रुपए के लगभग गज जमीन होगी, यानी कि 350 गज का जो मेन गली है, मेन गली के ऊपर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। अब हमारा इतना जुगाड़ था नहीं। अब इतना जुगाड़ नहीं था तो जहाँ जाते थे हमारे को एक बात बोलती थी पब्लिक, बढ़िया फिर है पंचायती बाड़े इतने बड़े पर है, किराए के मकान में पड़ा, खुद का मकान बना लेना। मेरे साले को यह बात पिंच हुई, उसने मेरे से एक बात कही, भाई शर्म आवा है घनी, चाहे कर्जा कितना हो जाए, किराया कितना हो, वो पैसा कितना उठाना पड़ जाए, पहले मकान बनाऊंगे। मन ने भी उसका मुंह देखा तो सेम उसकी बहन का भी मुंह था, मेरी पत्नी का। ये बातें सोचते हुए हमने प्लॉट लिया, जहाँ ये मकान बना रखा 4900 रुपये गज, 4900 रुपये गज, 1166 गज का प्लॉट, लगभग वो 50-51 लाख रुपया का प्लॉट पड़ा। अगर उसकी ज़मीन सेक्टर 23 में लेते 50 गज का फ्लैट नहीं आता, वहाँ वो ले लिया, वहाँ वो लेकर उसके ओटड़े करके एक कमरा बनाने की सोची थी पहले, जिस वक्त यह नींव भरी जा रही है। वहीं बैठ कर चुनाव लड़ने की सोची थी। आग भाई चुनाव लड़ लिया तक की सारा है। वहाँ से हमने जब चुनाव लड़ने की सोची तो साथ के साथ हमारे मकान में चिनाई चालू थी। रुपये लगाए मेरे साले ने, रुपये लगाए आरती ने, मकान की मालकिन है आरती, नाम है उसके, मेरे साले की जो धर्मपत्नी है, दोनों रहते हैं यूके में, बाहर देश। मेरे जो ससुराल है, अगर आपने किसी वीडियो के अंदर भी देखा हो, उनका जो स्वयं का घर है, उनकी लिपाई भी उतरी हुई है। मेरे बच्चों को वो पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का यही नहीं पता मैंने कितने दुश्मन बना लिए हैं। जब भी आप जुल्म के खिलाफ लड़ोगे, हक की आवाज़ करोगे, आपको पता नहीं होता आपने कितनी बड़ी दुश्मनाई मोल ले ली है। और उनका खुद का घर छोड़ के उन्होंने सबसे पहले मेरा घर इसलिए बनाने की सोची कि मैं बाहर भीतर घूमता हूँ हर समय, मेरा घर ठीक होगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। काफ़ी लंबा संघर्ष, काफ़ी लंबा टाइम हो लिया किराए के मकान में रहते हुए। तो जो घर है, इस घर के अंदर जो पैसा लग रहा है, मेरा साड़ा, उसकी वाइफ, उन्होंने सारा पैसा लगाया है। अगर कोई दिल की बात करे, हर वक्त घर में गाय मिलेंगी 8-10 दूध देने वाली, दूध तक नहीं पीते, थैली का दूध ले आकर आज भी फ्रीज किसी टाइम आधी रात ने किसी पत्रकार ने भेज कर खुलवा के देख लियो, थैली का दूध पाओगा, मोल का दूध। शौक के लिए गायें रखता हूँ, उनका दूध उन्हीं के बच्चों को पिलाता हूँ। मन ने मेरे जीवन में मतलब कि जितना संघर्ष मैं कर रहा हूँ, वास्तविकता ये है शायद हरियाणा में कोई कर रहा होगा, और उसके बाद भी हम सोशल मीडिया पर गाड़ियाँ खाते चंदा खाने की। यानी कि मेरा परिवार, मैं असल में तो चंदा क्या, मैं अपने घर को खा रहा हूँ भाई, मेरी ससुराल को खा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ समाज में अच्छे काम करने के लिए। यहाँ एक समस्या और नज़र आती है हर्ष भाई। एक यहाँ दिखता है कि जो आपकी कंपनी है बाबा जी की बूटी जो है, वहाँ आप दवाइयाँ जो बेचते हो, वहाँ से भी तो पैसे आते होंगे। ऐसा तो है नहीं वो अच्छी नहीं चल रही, वहाँ आपकी दवाइयाँ बिक रही हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी अच्छे हैं, तो वहाँ से भी तो पैसे आ रहे होंगे ना। आप कह रहे हो ना मेरे पास नहीं है, मेरे को ससुराल वालों से लेने पड़े पैसे। मैंने क्या बोला है, जितना मेरे से हुआ, जितना मैंने मेरे यार दोस्तों से इकट्ठा किया, जितना उनसे हुआ सारे इकट्ठे करके घर के अंदर लगाए हैं। अब जो बाबा जी की बूटी की बात करो, आप पहली चीज़ जो है उसके अंदर दवाइयों का काम मेरा इतना अच्छा लेवल पे था, पूरे विश्व के अंदर मेरी दवाइयाँ ज़ाहिर थी। शायद गाजियाबाद थी या नोएडा, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी आयुर्वेदिक दवाइयों की,
मेरी दवाइयाँ वहाँ फर्स्ट आई थी, मेरी दवाइयों को सर्टिफिकेट मिला, शील्ड मिली। अब शायद उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जब फर्स्ट आई होगी। आप स्वयं दवाइयों का काम करते हो, इतना तो आपको पता होगा। 106-7 आदमियों का रोजगार चल रहा था, फैक्ट्री से कमा के खाते थे। मेरी फैक्ट्री पर ताला लग गया तो उन 106-7 आदमियों के घर पर भी ताला लग गया है, जो मेरे से उम्मीद करे बैठे हैं। एक भी अपने घर जाने को तैयार नहीं वापिस। उनके साथ एक इतना प्यार, इतनी प्रेम, इतनी ममता हो रही है, वे सब वहीं जुड़ के रह रहे हैं। मेरे ऑफिस पर ताला लगा, दुनिया बड़ी खुश हुई। आज मैं एक बात बताता हूँ, आप सोच नहीं सकते दवाइयों से इतना रुपया कमाया है, सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाया है, क्योंकि अपनी दवाइयों का रिजल्ट इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर मैंने मेरे घर के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए ढंग का एक घर तक नहीं दे पाया, 2012 से दवाइयों का काम है, 26 आ गया। इस 14 साल के अंदर मैं मेरे परिवार को कोई सुविधा नहीं दे पाया। कोई नशा मैं नहीं करता, कोई गंदी हैबिट मेरे में नहीं, कोई बड़ा शौक मेरे में नहीं। मेरा पैसा गया कहाँ? वो पैसा मैंने सोशल मीडिया पे ये लग ना लोगन दिखावा कर रहा है, वो मदद करने में लाया है। पहले अपना घर भूखा, फिर लोग का चंदा लिया है। जो चंदा चंदा चिल्लाते उन्होंने एक बात नोट नहीं करी, जिस लड़की की जिस दिन मदद कर आए मैंने वीडियो डाली है, और उस वीडियो में ये बताया 1100 रुपये इस आदमी ने दिए, 2100 रुपये इस आदमी ने दिए, 500 रुपये इस आदमी ने दिए, बाई नेम। एक आदमी का अगर नाम रह जाता ना, वो मेरे को उसी वक्त व्हाट्सएप पे चोर बोल के, ये बोल के डाल रहा था, मेरे रुपये खा गया। लोगों ने ऐसे हालात बना दिए जैसे मैं चोरी हूँ। मैं उसको हाथ जोड़ के बोला था, भाई अगली वीडियो में तेरा नाम ले दूंगा, तेने स्क्रीनशॉट बाद में भेजा है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं उसका नाम ले देता था। ऐसे ऐसे भाई भी आए हैं भाई, जिन्होंने रुपये बुलवा दिए कि यह लड़की मेरी तरफ से वह देर पैसा ही नहीं दिया। आज तक उनका नाम उजागर नहीं किया, ना जीवन में कभी लूँ, अपने पास से भरे हैं। आज भी ये हालात हो रही है मेरे घर के बाहर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता 10, 12, 15 लड़कियां नहीं आती, मेरी बेटी की शादी है, शादी करवा दे। मन दुख हो है जब वे मेरे घर के बाहर तैसे कैसे जाऊँ हैं, मतलब मेरा दिल पकड़ा जा है। वे एक उम्मीद लेकर आऊँ मैं उन तो एक बात कहूँ, पहले तो अपनी रिश्तेदारियाँ पर मदद लो। वे ना करते अपने MLA पे लो, MLA ना करता अपने MP पे लो। उन तक क्यों वोट दी? उनका जवाब ये होता, बाबूजी वहाँ कोई घुसने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता। गरीब आदमी का मतलब हमने दर्द समझा, उसकी मदद करी तो हम चोर हो गए। जब हम एक पाई पाई का हिसाब दे देते हैं, फिर भी हम कैसे चोर हो जाते, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। मेरा इन चीज़ों से इतना मन भर गया, इतना दिल दुखा, मतलब मैं एक दिन इतना रोया। अगर आप ये सोचते हो, कुछ ये सोचते हैं कि ये चुनाव के लिए ये ड्रामे करे होंगे, चुनाव की बात बता देता हूँ। मेरे हल्के के अंदर, एक गांव के एक ही परिवार के अंदर, एक परिवार का मतलब एक जाति की, आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। 11 बेटियों की मैंने शादी करवाई एक परिवार के अंदर, 11 बेटियों की। उन्होंने मेरे को एक वोट नहीं दी। उनका जवाब पता क्या था? यो इसका काम है, यो तो फिर भी करेगा। ये लोगों की मानसिकता हो रखी है। उनको पता ही नहीं कि नेता मंत्री हम काम करने के लिए चुनते हैं। और मेरा दिल इतना दुखा, इस बात से दुखा, मैं बड़ी बड़ी झूठ बोलता, अच्छी दारू बांटता, 50-100 करोड़ रुपए बांटता तो शायद मैं MLA होता। किसी लोगों को नहीं चाहता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आप इन मुद्दों पर बात करो। हद की बात यह है, लोग जैसी दुनिया आप सोचते हो वैसी दुनिया नहीं, उससे काफ़ी हटके है। भाई साहब, हरियाणा ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, टांग खींची है। मात्र 20% आदमियों ने साथ दिया है। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया और मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती है। राजनेता लोगों को मैं बताऊंगा कुर्सी कैसे छीनी जाती है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है आपकी? मेरी कोई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, मेरी राजनीति सुधारने की इच्छा है, किंग मेकर बनने की इच्छा है। ये जो आपने दवाइयों वाली बात की, जब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब आप कह रहे हो भी ईमानदारी से काम किया, सब कुछ बढ़िया था, दवाइयों की क्वालिटी भी अच्छी थी, ताला क्यों लगा दिया फिर? आम आदमी को तो यही समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ होगी जब ये ताला लगाया।
सरकार अपनी तरफ से कोई भी जब कार्य करती है, देखो उनका अपना कार्य अपना तरीका होता है, रेड कहीं पे भी कर सकती है, लेकिन मुकदमा आप पे तब दर्ज होता है जब आपके अंदर कोई कमी मिलती है। जब हमारी दवाइयों के अंदर कोई कमी हो, उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद अपराध साबित हो जाए, तभी तो कुछ कार्रवाई होती होगी। हमारे पे कार्रवाई कैसे हुई है? सैंपल भरे गए हैं, सीधा मुकदमा दर्ज, बीएनएस की धाराएं लगा दी, तुरंत हर्ष शिकारा को उठाओ, नीचे से जमानत कैंसिल कर दी। आज आपको एक और आज की बात बताता हूँ, मैं ये जो दवाइयों का काम है, वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है, मैं सिर्फ ऐड करने वाला हूँ, एडवर्टाइज करने वाला। दवाइयों का जो मालिक है वो तो और भाई है। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, ऐड करने वालों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इन सभी पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये लेके ऐड करते हैं। सब उन एक्टरों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो किसी शैम्पू की, किसी तेल की, किसी साबुन की ऐड करते हैं। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अकेला हर्ष शिकारा पे मुकदमा दर्ज क्यों? और मुकदमा भी कैसे? पहले दवाइयाँ लेके गए हैं, अभी तक उनकी लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट ही नहीं आली। उनके अंदर जब तक भाई साहब कोई कमी ही नहीं पाई, तो मेरे पे मुकदमा किस बात का? यानी कि क्राइम ही नहीं हुआ तो मुकदमा किस बात का? बात सिर्फ एक है कि हम किसी भी मुद्दे पर खुल के चर्चा करते हैं, और ये चीज़ें सत्ता में बैठे, जो कुर्सी पर बैठे जो इंसान, उनसे देखी नहीं जाती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी को हिलाने वाले ज़रूर बनो। उनको लगता हम कुर्सी को तो हिला तो रहे ही हैं, कभी बैठ ना जाएं। लड़ाई है ये। लोग खूब हंसे, खूब मजाक बनाया, अब फंस गया, अब ये हो गया। उनको मेरा ये दुख दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे लिए बुरा क्या किया, तुम्हारे लिए लड़ी तो रहा है, की बात ही तो कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोल दी, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया। भाई साहब एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने धर्म का मजाक उड़ाया हो। मैं बोला हूँ पाखंडवाद के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो बोलते हो आप। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, धर्म तो नहीं है। फिर इंसान होगा क्या? पाखंडवाद नहीं फैला रहा? ठीक बात है। जब वो एक यात्रा पे थे, अब आप बताना हम गलत हैं या सही है, उस वक्त उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते। दूसरों का इलाज, वो कैंसर जैसा भयंकर इलाज पर्ची से ठीक कर देते हैं, खुद का बुखार ठीक नहीं हुआ। क्या हमारा ये सवाल करना गलत था? लोगों ने सीधी हमारे को माँ बहन पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ देनी शुरू कर दी। हरसुद्दीन, जट मुल्ला, मुल्ले की औलाद, और पता नहीं क्या क्या। छोटी सी बात से मतलब आप धर्म के रक्षक हो, दूसरी की माँ बहन को तो गालियों से भर देते हो। कैसे हो सकते हो आप धर्म के रक्षक? वास्तविकता तो ये है, जितने गाली देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, जो धर्म की आड़ का नकाब पहन के, धर्म की आड़ में नकाब पहन के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं, धर्म को बदनाम इन लोगों ने कर दिया। जिसकी आप अभी बात कर रहे हो पाखंडवाद को लेके, वो क्या धर्म का प्रचार फ्री में करता, मुफ्त में करता है? आप बुलाओ अपने यहाँ पे जहाँ बैठे हो, एक प्रोग्राम करवाओ उनका, जिनका भी आपने नाम लिया। 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री मुकदमे का डर तो नहीं है? भाई साहब चल रहे हैं दुनिया भर के, क्या डरना है? मुकदमे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप सोच के हंसोगे। हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसी कोई धारा किसी को आप बधाई दोगे और आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? संविधान में तो नहीं है मेरे पे मुकदमा लगा हुआ है। क्या कोई ऐसी धारा है? एक 250 गज का मेरे पे प्लॉट कब्जाने का मुकदमा लगा हुआ है, अखबारों में निकलवा दी। हर्ष शिकारा तो इतना बड़ा बाहुबली है कि प्लॉट कब्जा लिया, प्रशासन ने कार्रवाई करने से भी मना कर दिया। और मैं ये पूछ रहा हूँ जज साहब से, जज साहब ये तो बता दो प्लॉट कौन सा है? स्वयं जज साहब को भी नहीं पता प्लॉट कौन सा है। शिकायतकर्ता जो है उनका भी प्लॉट नहीं है, उनको भी नहीं पता हमारा प्लॉट कहाँ है। हद की बात नहीं है। इल्जाम तो एक और है, मैंने परसों एक ऐसी रील देखी थी, उसमें एक भाई इल्जाम लगा रहा था 2009 में आपने किसी डॉक्टर की कोई गाड़ी उठाई, डॉक्टर का अपहरण किया, इस प्रकार का कोई इल्जाम था। देखो लोगों का काम है, मेरे को तो पता नहीं इन बातों का, ये कहाँ से आ जाती हैं, कौन करता है, कैसे करता है, दूर दूर तक इन बातों का नहीं पता।
नहीं, इस प्रकार के इल्ज़ाम ऐसा तो है नहीं कोई कोई दिन भर बैठा है कोई एआई में हर चिकारा के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगाना है वो बात बना रहा है। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो लिंक होगा, किसी प्रकार की कोई बात होगी। भाई साहब इल्ज़ाम की बातें ऐसी है, आपको बदनाम करने वाले आपकी हर बात को एक मुद्दा बना देते हैं। आप किन किन मुद्दों को सच मानोगे, क्या पता क्या से क्या क्या बना देते हैं। ये भी बना रखी मैं 100-200 पता नहीं कितने करोड़ का मालिक हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कितने करोड़ का मालिक हूँ। ये बस इन चीज़ों में ही सुनता हूँ। एक और मुद्दे की बात बताता हूँ, लोगों ने मेरे को भरपूर गालियाँ दी भर भर के एक बात के ऊपर, पाखंडवाद के लेके ऊपर जब हम बोले, मैंने एक बात बोली थी कि कृष्ण भगवान जो थे उसकी शादी में बिला हर्ष चिकारा ने बोल दिया कि 1 लाख गायें काटी गई थी। इस वीडियो की उससे काफ़ी आपका वो हुआ सुना था। होगा, बोले हमारे धर्म की ऐसी तैसी कर दिया, हमारा धर्म बदनाम कर दिया। काफ़ी आहत हुई उनको। पहली बात तो आहत उनको तब नहीं हुई भाई, ये जो इनको क्या बोलते हैं, ये जो जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या हैं, कथावाचक। कथावाचक, ये जो कथावाचक अपनी कथाओं में कहते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। दूसरी बात, आपके जो गूगल देवता जिसको आप सत्य मानते हो, ये गूगल पे मैंने सर्च किया है कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ था गूगल पे सर्च करने से, एक बार गौर से पढ़ना, यहीं से पढ़ लो। एक लिखा हुआ 1 लाख गाय इसमें लिखा काटे हुआ जाने का 1 दावा लाख है। गायें काटे जाने का दावा किया है। दावा। हर्ष चिकारा ने तो नहीं किया ना ये दावा, दावा है ये भी, हाँ। मैंने तो नहीं किया ना। अब इस पे आप चेक करोगे तो इसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया का दावा है, वास्तविक का दावा है, रुक्मणी के विवाह में 1 लाख गायें, 2 लाख खरगोश, 3 लाख कछुए, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये कथावाचक अपनी कथाओं में बोलते हैं। भाई साहब ये हर्ष चिकारा के शब्द नहीं है, हर्ष चिकारा वो बोल रहा है जो कथावाचक बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और हम उनका बांडा फोड़ते, हर्ष चिकारा के सिर पर बांडा फोड़ रहे हैं, हर्ष चिकारा ने बदनाम कर दिया 1 लाख गाय काटने का। ये आपका जो अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है घर का, इसमें भी एक पोस्टर वायरल हो रखा है सोशल मीडिया पे, वो भी काफ़ी चल रहा है। आप इस प्रकार के लोगों को बोलते नहीं हो कि ऐसे पोस्टर क्यों लगा के आप घूम रहे हो, किसी को क्यों कोशिश कर रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री हैं उसमें, साध्वी देवा ठाकुर हैं उसमें, और उनको ये दिखा रखा है कि इनकी जो ऐसी कोई बातचीत है उसको ढांडा नौली वाले की बात दिखा रखी है कि इनको जुत्ती पे नोक पे रखूँ मैं। लगभग मेरा मानना ये प्रोग्राम के अंदर जो मेरे से मिल के गए, खाने के हिसाब से, हलवाइयों के हिसाब से, टीम के हिसाब से 60,000 आदमी ऐसे थे जो घर के प्रोग्राम तक पहुँचे। कई हज़ार आदमी ऐसे थे जो जाम के कारण वापस चले गए। घर तक आने के 5 रास्ते थे, 5 रास्ते 5-5 किलोमीटर दूर तक वो लोग थे। अब सब आदमियों को हम पर्सनली तौर पे तो जानते नहीं, सब आदमी ऐसे ये भी नहीं है कि हम पहले मिले हुए हैं। अब वहाँ कौन क्या लेके आता है, वहाँ दोस्त भी आया, दुश्मन भी आया। उसके अंदर एक बात बताओ, अब जो पोस्टर लेके आया है, जिस पोस्टर की आप बात करते हो, वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों की जेबें भी काटी गई है। क्या वे चोर भी हम लेके आए थे? वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों के फ़ोन भी चोरी हो गए, पैसे भी चोरी हो गए। क्या वे भी हमने करवाए हैं? क्या है, कुल मिला के जो आम जनता है वो पाखंडवाद से पक चुकी है। उनकी अपनी जो मानसिकता, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी छपवा लाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब उसमें हर्ष चिकारा का क्या दोष है? जब लोग आपको जब मुस्लिमों का जब सपोर्टर बताते हैं और हिंदुओं के विरुद्ध बताते हैं, और अलग अलग प्रकार के नाम, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि अरसुद्दीन कह देते हैं, इस प्रकार के जटमुल्ला कह देते हैं, इस प्रकार के नाम देते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, या क्यों कर रहा हूँ? मेरे दिमाग में ये आता है मैं किन भेड़ों के साथ लड़ रहा हूँ, किन भेड़ों के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों ना हम भी एक अच्छा नारा लगाए, जय श्री राम, अच्छा लाल पटका पहने, अच्छा लाल बाणा सिलवाएं, 1000-1200 रुपये में लाल बाणा तैयार हो जाएगा, लंबा हाथ तिलक लगाएं, सुबह शाम आरती करें। क्या ज़रूरत है काम करने की? घर पे बैठे आराम से एंजॉय करें हम भी, है ना। हम भी कहीं भी जाके नारे लगा दे मंदिर बनाओ, क्या ज़रूरत है? स्कूलों की तोड़ दो, कॉलेजों को तोड़ दो, यूनिवर्सिटियों को तोड़ दो। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज़ को मंदिर मस्जिद बना दो। भाई साहब बात ऐसी है, मेरा मानना ये है जो पाखंडवाद है वो धर्म को भी खा गया, संस्कृति को भी खा गया, शिक्षा को भी खा गया, स्वास्थ्य को भी खा गया, रोजगार को भी खा गया। मुद्दों तक लोगों की सोच को पहुंचने नहीं देते।
हमारे जैसे कुछ आदमी अगर मुद्दों की बात करते तो उसको दे गाड़ियाँ, दे गाड़ियाँ, दे गाड़ियाँ। या तो कांग्रेसी बना दो, या उसको मुस्लिम बना दो, या पाकिस्तानी सपोर्टर बना दो, या बाहर से फंडिंग वाला बना दो। आपका जो फंक्शन था उस फंक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सहारनपुर इन्फ्लुएंस के या मेवात इन्फ्लुएंस के लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या कुछ खास लगाव नज़र आता है आपका इस टाइप के लोगों के साथ? भ्राताश्री प्रेम नहीं पता कहाँ हो जाता है। आपको वो दिखाई दिया, आपको एक लड़का और दिखाई नहीं दिया जो मलोड पंजाब से आया हुआ था, सरदार जी था, रोहतास नाम था, ई रिक्शा चलाता है, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका भाई नहीं है, भाई की मृत्यु हो चुकी है, 500 से 600 रुपये कमाता है वो ई रिक्शा चला के। वो लड़का यहाँ मेरे पास 3 दिन रुका। मैं जब घर के अंदर आया तो मैं पोछा लगा रहा था, तो मेरे साथ उठा के पोछा लगाने लग गया और मेरे हाथ से छीन के, भाई ये क्या कर रहे हो आप? मैं बोला हम पर्दे के पीछे अपना काम स्वयं करते भाई, आप हमारे लिए आए हो, आप हमारे मेहमान हो, रेस्ट करो। बोलने से भी नहीं माना। उस लड़के ने उठा के सारे शीशे साफ किए, 3 दिन घर में काम किया नौकरों की तरह। मेरे दिल दिमाग में से मतलब मैं स्वयं को कोसता रहा, मैं इसको ऐसा क्या काम दे सकता हूँ। वो लड़का ये बोल रहा है भाई मैं आपके पास रह सकता हूँ, अब मैं उसको ऐसा क्या काम दूँ, क्योंकि मैं खुद ही बेरोजगार हो रहा हूँ। जो वास्तविकता कहानी है वो ये है, मेरा घर कैसे चल रहा है वो मुझे ही पता है। जब आपके सारे खाते सील कर दिए जाए, आपका घर सील कर दिया जाए, आपका कारोबार जीरो कर दिया जाए, सिर्फ एक चीज़ को लेके कि आप सरकार के साथ क्यों नहीं चलते, आप सरकार के खिलाफ कैसे चलते हो। हालांकि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हूँ विचारधारा के खिलाफ। विचारधारा जो भी गलत होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। अब वो जो लड़का है उसकी एक लड़की है, मेरा दिल दुख रहा जिस दिन वो जा रहा था कि इस लड़के को ये उम्मीद है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं इसको काम दे सकता हूँ। मैं अंदर से इसको ये क्या दिखाऊं भाई, कर्जा पर्जा लेके वो घर बन तो गया। असली ज़िंदगी का, असली कहानी का तो मेरे को ही पता है। तो उस लड़के को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं थे। मेरे दिल दिमाग में न्यू आया ये 3 दिन अपने घर आ होता तो शायद ये 500-600 रुपये कमा लेता। इसकी डैडी मर गई, इसके घर में चून या ई रिक्शा चलाया था। मैंने उसको जाते टाइम 3100 रुपये दिए, उसने मना कर दिया। पाजी मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। पाजी आप मेरी सेवा के लिए आए हो, लेकिन आपके बच्चे वहाँ भूखे हो गए, मैं आपके बच्चों का पेट नहीं काट सकता। ये सम्मान लगा लो या कुछ भी लगा लो। वो लड़का अपने घर चला गया। वो मेरे से पल पल की मैं उससे रिपोर्ट ले रहा था, पाजी आप कहाँ पहुँच लिए। वो मेरे को बताता है मैं यहाँ से अब ट्रक में बैठा हूँ। यहाँ से मैं उसकी भावनाएं समझ रहा था कि ये ट्रक में इसलिए बैठा है अपना किराया वगैरह बचाने के लिए। इस प्रकार की बातें करते वक्त आप इमोशनल, हाईली इमोशनल हो रखे हो। आंखों में लोगों को होंगे स्क्रिप्टेड कर रखा है सारा का सारा मामला। भाई मतलब सॉलिड आदमी, जबरदस्त आदमी, बॉडी बिल्डर और टाइप यूं दिखने लग रहा और इतना इमोशनल। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। एक गरीब का क्या दुख दर्द होता है वो बड़े अच्छे से जानते हैं। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। मेरे जीवन का हर एक ड्रीम पूरा हो गया। मेरा ये आखिरी ड्रीम था मेरे परिवार के लिए घर बना के देना, ताकि मेरे बच्चे ये ना कोसें मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। वो इसलिए उसको 1 मिनट का ही नहीं पता मेरे पति के साथ क्या हालात हो जाए। और घर से निकलता हूँ कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊँगा या नहीं आऊँगा। मेरी पर्सनल किसी के साथ दुश्मनाई नहीं है। मैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हम नहीं देख सकते ये चीज़। किसी ने बोल भी नहीं रखा कि भाई तू समाज की लड़ाई लड़, लेकिन ये हमारा अधिकार है। मैं गरीब आदमी को नहीं देख सकता। वो भाई अपने घर जा चुका, उसके पीछे की बातें वो मेरे दिल दिमाग में घूम रहा है, मैं उसके लिए कर क्या सकता हूँ। मेरी यही सोच मेरे को परेशान करती है। इसी चीज ने मेरे को अमीर नहीं होने दिया। भाई साहब जब इतनी बड़ी सोशल मीडिया मेरे पास, मैं भी किसी चीज का प्रचार कर सकता हूँ, रोज के 1-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ प्रचार करके, जो मेरा अधिकार भी है। मैं भी कुछ भी बेच सकता हूँ किसी के बाहर जाके, किसी के घर जाके। आज तक हर शिकारा किसी भी प्रोग्राम में जाके 1 रुपया अपने घर लेके नहीं आया, दे के आया है। अब मैं प्रोग्रामों में इसीलिए नहीं जाता, मेरे पास तेल के पैसे नहीं है, अपने घर बैठा हूं।
रही चंदा चंदा चंदा, चंदे से घर चल रहा था जब तक चढ़ाई चली। किसी से चंदा नहीं लिया, जितनी मदद दे थी वो करनी बंद कर दी। मेरा नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान उन बहनों का हुआ जो मेरे घर के बाहर आके मेरे को गालियाँ दे देखे गई हैं। एक तेरे से उम्मीद थी भाई, तू भी फोन फोड़ना में अच्छा लग था, तू भी उन चोरा जैसा चोरा जैसे नेता मंत्री हो। अब ये गाली जब आपके सामने देकर जा हुए और खड़ा खड़े आप सुनो हो और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो पता क्या होता है, आप इसकी आखिरी उम्मीद थे, आपने इसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। ये दुख होता है अंदर से, कर भी क्या सकते हैं पाजी। आपको नहीं लगता आप जैसे इमोशनल आदमी कभी एमएलए, एमपी, पॉलिटिशियन बन पाएगा? एक्सट्रीमली इमोशनल। सपने सारे खत्म हो चुके हैं असलियत में, सपना नहीं है कोई भी। एक यो जो समाज को लेके था, यो अब ये घर के ताले लगे, ये चीजें हुई ना, खत्म हो गए हैं। क्योंकि लोगों के जो हालात देखे ना, मतलब किसी के ताला लगने पे इतनी जो खुशी देखी उनकी आंखों में। चलो ठीक है, जो भी है सबकी अपनी सोच होती है, दुश्मन के घर भी ताला नहीं लगना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी पूरा किया है, पूरा जोर लगा के सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया सपोर्ट से भी उतना ही भरा था। मैंने आपको ये बोला 20% आदमी ऐसे हैं जो असलियत को समझते हैं, जो जागरूक है, जो जिंदा दिल हैं, जो किसान नेता है, किसान योद्धा हैं, या किसी आंदोलन में लड़ते हैं, या हमारे खाप सरदारी के चौधरी हैं। वो अपने बच्चों के लिए हर वक्त स्टैंड लेंगे। वे आदमी हैं, लेकिन वे 20% है। उनकी लड़ाई 80% के साथ है। पाजी मैं हर महीने 3, 4, 5 तो तारीखें भुगतता हूँ। मेरी जितनी जो भी तारीखें, मेरा पर्सनल कोई केस नहीं है, 751 का मुकदमा भी नहीं मेरे पे, समाज को लेके हैं सब। हर महीने हरासमेंट होती है, घर के बाहर कब सीआईडी आ जाए, कब पुलिस आ जाए, या कब कौन सा विभाग आ जाए पता नहीं चलता। हम घर के बाहर पानी भी फेंक देते हैं, वो भी दूसरे तरीके से देखा जाता है। जब हम जिस 2238 मकान में रहते थे, उसका मंथली महीने का 4000 रुपये भी लाया करता। 2022 के अंदर जब पहली बार रेड पड़ी तो उस मीटर को भी उखाड़ के दूसरा मीटर ला कर गए। हमने बोला भाई ये मीटर क्यों उखाड़ा, इसका कारण क्या है? बोला ऊपर से आदेश, ऊपर पूछो। हम बिल भर रहे हैं पूरा, तो मीटर उखाड़ने का क्या वो? जब ऊपर किससे पूछे, ऊपर जाके पूछा तो ऊपर का जवाब ये था भाई और ऊपर सरकार से पूछो, सरकार के आदेश है। लास्ट अंतिम पड़ाव जहाँ था वहाँ पूछा भाई किस लिए मीटर उखाड़ा, तो उनका जवाब ये था भाई आपका बिल कम आता है। वो मीटर लगा के गए जिससे हमारा बिल मंथली को चलाए ना चलाएं 60 से 65 हज़ार रुपये आया था। मतलब हर तरह की हरासमेंट जेल जेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर जिन लोगों को लगता है चंदे के सारे हर शिकारा चल रहा, तो अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। उसके अंदर लालच होता, लोभ होता। लालची आदमी हर चीज़ में पैसा ढूंढता है। अपनी सोशल मीडिया से मैं पैसा कमाता, लोगों की ऐड करके मैं पैसा कमाता, 2 नंबर के काम करके मैं पैसा कमाता। कौन सी स्टेज ऐसी आएगी लास्ट जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लोगे कि मतलब इस हद तक तो मैं रुकूंगा और इस हद तक इसके बाद मैं कर ही लूंगा फाइनली बीजेपी ज्वाइन? इससे आगे क्या स्टेज लेके आओगे आप? जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ पिछले जो 2 महीने हैं, एक हफ्ते के अंदर आपके घर के बाहर 103 से 4 गाड़ी आ जाती हैं सरकारी अधिकारियों की, जो आपके 7 साल 8 साल के बच्चे से भी गंदगी से ये पूछती हैं तेरा बाप कहाँ है। जो एक मेरी पत्नी को फॉलो करती हैं, घर से बाहर निकलते ही उसके सामने गाड़ी अड़ा के उससे पूछती हैं कहाँ गई वो पंचायती। उसके साथ मैं वो वल्गरिटी यूज नहीं कर सकता, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस दुख को मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। इतना होने के बाद तो आदमी कर ही लेता है कि चलो पटका पहन ही लो बीजेपी का। अब तो एक कहावत है जो हमारे अपने लाला जी होते हैं उनके बड़ों से सुनिए कि पुत मर जाए रोजगार ना मरे। यानी कि बच्चा जो होगा वो दोबारा पैदा हो सकता है, रोजगार दोबारा पैदा नहीं होगा। मेरा रोजगार भी ख़त्म कराया गया है, मेरी हर चीज़ पर ताला लगाया गया है।
घर की ताले की कहानी का पता है आपको? क्या पता है? आपके घर पे ताला लगा दिया था प्रशासन ये ने? क्या पता हुआ, ये तो सभी को पता है। कहानी का लगाया क्यों था, कारण क्या था? हाँ, एक चीज ने मेरे को बड़ा निगम वाला नोटिस कुछ? एक चीज ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी सोनीपत की जो पुलिस है ना, पुलिस प्रशासन ने हमारे को परेशान नहीं किया 1% भी। उनको पता था कि ये एक जो भी ऊपर का दबाव है, अपराधी नहीं है ये। उन्होंने पूरे से भी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी अभी पूरी तो कह रहे फैमिली थे को। कि आपकी पत्नी को पुलिस वालों ने कहा। एक पुलिस वालों ने नहीं कहा, मैंने बोला अधिकारियों ने। अधिकारियों ने। अधिकारी एक ही तरह के नहीं होते। अब सिविल ड्रेस में कौन अधिकारी आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे पता लगेगा आपको? आपके घर के बाहर बोलोरो गाड़ी आ गई, 4-5 आदमी उतर गए, सबकी ड्रेस सेम है सिविल, क्या पता आपको कौन सा क्या है, ये किस प्रकार के अधिकारी हैं? आप सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्रिमिनल ऐसे ट्रीट थोड़ी होते हैं। क्रिमिनल तो अच्छे से रहते हैं। क्रिमिनल होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बात सीधी सी ये है, जिस इंसान की कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी होगी वो किसी भी राजनेता को अच्छा नहीं लगता। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है स्वयं का वजूद, खुद की बैकबोन मजबूत होना। उन लोगों को मेरी बैकबोन मजबूत लगती है। फिर वो मेरा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका बाप दादा काका कोई बड़ा नेता अधिकारी रहा है? जी नहीं। इसका बाप मजदूरी करता था, ये भी मजदूरी करता था। इतनी नीचे से उठ के आए तो ये कैसे ऊपर चला जाएगा? फिर आप पे वो प्रेशर बनाते हैं। आपको एक बात आज बता देता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो आपको आम घर से उठ के आए तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। आपके अंदर अगर हुनर होगा तो जनता आपको नेता बनाएगी, और जनता जब आपको नेता बना देगी जब वो पार्टी आपके पैरों में आगे बैठेंगी। लेकिन वहाँ तक का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वहाँ तक आप जिंदा रह पाते हो या नहीं, क्या पता कितने अरमान, कितने नेता, कितने मंत्री ऐसे ही कुछ ले गए, मारे गए। अब क्या मैंने एक बात बोली थी, आपने शायद उस बात पे गौर नहीं की। 11 फरवरी को मेरे घर का उद्घाटन, उसके बाद ये नहीं पता घर 2 दिन का या 3 दिन का। जी। मेरे ऊपर क्या प्रेशर है, मैं 26 फरवरी तक एंट्री सेफ्टी बेल पे हूँ, अग्रिम जमानत पे। आज आपके सामने ये बातें पहली बार बोल रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता, किसी सामाजिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता, कुछ भी मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये मेरे पे पाबंदियाँ हैं, फिर भी मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। ये सब वो नोटिस जो चिपकाया गया वो 2 जनवरी को लगाया गया था, थोड़ा नोटिस पे बात कर लेते, यानी कि घर को सील। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, उस वीडियो में अंधेरा नजर आता है। जी। सुबह की बात लगती कि सुबह सुबह की वो है। बात रात की है। अब बात क्या है, 2 जनवरी को आप कानून को जानने वाले भी हो, अच्छे पढ़े लिखे भी हो, मैंने आपको देखा है, नोट किया, छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करते हो। 2 जनवरी के दोपहर के 2 बजे ग्रैप 3 जो लगा था प्रदूषण फैलाने की चीज़ें, 2 बजे वो हटा दी गई थी सोनीपत के अंदर, ज़्यादा धुंध के कारण 2 बजे हटा दी गई थी। ग्रैप 3 जो है उसके आड़ में या उसका बहाना लेके अपना जो घर, अपने घर पे जो नोटिस लगाया गया वो लगाया गया था शाम के टाइम। एक्चुअल टाइम क्या वो मुझे नहीं पता, रात का टाइम था। अब वो नोटिस जब चिपकाया गया उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि ग्रैप 3 लग रहा है, इससे प्रदूषण फैलता है। मेरा जवाब ये था, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है दिवाली पे। जब हमारा काम ही पूरा हो चुका है तो प्रदूषण किस चीज़ से फैलता है? उनका जवाब ये था कि प्रदूषण जो फैल रहा है वो फैल रहा है जो पेंट करते हो आप लोग, उससे भी धूल उड़ती है। मेरा सवाल ये था, पेंट तो हो ही नहीं रहा कहीं। आपको भी पता होगा इतना तो कि 5 बजे के बाद सर्दियों में कोई भी मिस्त्री मजदूर काम नहीं करता, अपने घर चले जाते हैं, उनका टाइम 5 बजे का होता है। जी। और जब वो रात के टाइम वो काम ही नहीं करते तो धूल किस चीज़ से उड़ रही थी? या तो उनको काम के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया हो, या आप लोगों ने पहले कोई नोटिस जारी किया हो, तभी तो ताला लगा सकते होगे। ताला लगा दिया। ताला लगने से पहले की बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 2 जेसीबी घर को गिरने के लिए आ गई थी 2 दिन पहले, नए साल पे मेरे को एक गिफ्ट दिया जा रहा था, यानी कि शायद 31 दिसंबर की बात हो।
समस्या ये आती है, जो वहाँ जेसीबी लेके आए हुए थे वहाँ के ये देखते हैं इस मकान का मालिक हर चिकारा है ही नहीं, गिरोगे किसको? मालिक तो आरती है कोई। बोले आप आरती का हर्ष के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढो। अब आरती का हर्ष के साथ कनेक्शन ढूंढते, कहीं बहन तो नहीं लगती, बीवी तो नहीं लगती, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिलता। नहीं जी, ये तो रिश्तेदार है। अब उनको ये हो गया मकान तो घेर दोगे, आरती रहती है यूके में, वहां से यूके से उन्होंने केस फाइल कर दिया या ऐसा कोई कदम उठा लिया, क्योंकि लड़ना मेरे को अच्छे से आता है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सोचा ज़्यादा बड़ा पंगा हो जाएगा, आप वापस भेज दो। उन्होंने जेसीबी वापस भेज दी। लेकिन उनके दिल दिमाग में एक बात रही, बंद करना है तो करना कैसे है। उन्होंने फिर 1 तारीख को छोड़ के 2 तारीख को उसको सील कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि कुछ कागजात है जो आपको दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। मेरा परिवार डेली कागज लेके, डॉक्यूमेंट लेके जाता है। हमारी जहाँ पे ज़मीन है नगर निगम के अंदर आती है, रेजिडेंशियल एरिया है, मयूर विहार की रजिस्ट्री हो रखी है। रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ मयूर विहार, जो कि अप्रूव्ड कॉलोनी है। रजिस्ट्री है, इंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी का जो टैक्स भरा जाता है वो है। तो मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसको खोला नहीं गया। बार बार हर जगह हमने धक्के खाए। फिर मेरे लिए तो पूजनीय है भाई, भगवान से कम नहीं है। एक तो गुरुनाम चढ़ूणी जी, राकेश टिकैत जी मेरा भाई, और अन्य जितने भी किसान नेता, मतलब इन 2 का नाम स्पेशल क्यों ले रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले जितने भी किसान नेता, जितने भी खाप पंचायत के चौधरी, जितने भी जिंदा दिल आदमी हैं, उन सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुहिम चलाई और ये लगाए तो एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है इसको, कहीं बड़ा मुद्दा ना हो जाए, फिर उसको ऑटोमेटिकली अपने आप रात के टाइम किस टाइम खोल के गए हमें नहीं पता, वो खोल दिया। अब वो खोल दिया तो खोलने के बाद बड़ी चीज़ जो सामने थी वो ये थी कि किसी भी टाइम इसको घेर सकते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता, मुकदमा चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना एडवोकेट से, वकील से पूछे या उनकी सलाह मशुरा करे बगैर बोल नहीं सकते। लेकिन आप ये मत समझना कि वो मकान पक्का है। वो मकान ऐसा है उसको किसी भी टाइम गिराया जा सकता है। अब मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया तो अपना संपूर्ण भाईचारा बुलाया। भाई दुख में तुम साथ खड़े थे तो खुशी में भी तुम ही होगे। वे आदमी आए, उन्होंने वहाँ अपनी खुशी मनाई। अब उस खुशी से भी लोगों को जलन होगी, इतना आदमी किस लिए बुला लिया, इतना आदमी कैसे आ गया। अब लोगों का ये कहना, अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री बड़ी रैली करता है, वहाँ भी 60-70 हज़ार आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ एक घर के मुहूर्त में 60,000 आदमी आ गए। 60,000 आदमी वो जो मकान को देखने के लिए आए। सुबह 6 बजे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, रात के 11 बजे तक, यानी कि 12 और 5 17 घंटे मैंने खड़ा होके सभी के साथ फ़ोटो लिए हैं, जितना मेरा भाईचारा था। अगले दिन सुबह तक आदमी आए हैं। 50,000 आदमियों का खाना बनवाया, वो कम पड़ गया। 3,000 का फिर बनवाया, वो भी कम पड़ गया। आदमी प्रेम में फिर भी आ रहे थे। खाने की ज़रूरत नहीं, हर्ष भाई से मिलना है, घर देखना है, क्योंकि वो घर, वो मकान उन्हीं लोगों का है। अब उससे अगली चीज़ ये आती है, उन 2 आदमियों का जो जिक्र कर रहा था, गुरनाम चढ़ूणी और राकेश टिकैत, उनका स्पेशल नाम क्यों लिया? ये दोनों आदमी जाके प्रशासन से मिले, प्रशासन के अधिकारियों से मिले, उनसे पूछा हमारे बच्चे के घर को ताला क्यों लगा रखा। मेरे घर गए, मेरे घर वालों से मिले, मैं तो था ही नहीं, मेरे बगैर मेरे घर को ढूंढना। अब मेरी पत्नी जो है, मैंने उसको एक बात बोल रखी है, मैं रहूं या ना रहूं, अपने जीवन में 2-3 चीज़ें कभी मत होने देना। हमारा घर चाहे उजड़ जाओ, हमारे घर के नाम का कोई चंदा देगा जाओ ना, मेरे मरने के बाद यो लांछन मत लगने देना। ये बातें चुभती हैं भाई। जब मेरी पत्नी कोई फोटो घेर देती, उसके नीचे भी ये लिखते हैं चंदे का सूट पहन रही, या रद्द होगी। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं जो लूट का खजाना है, क्या आप लोगों ने आज तक पकड़े हैं? क्या हुआ, किसी के सामने आंसू दिखाते नहीं, दिल दुखता है, दिल रोता है। 1-1 बजे अपने घर घुसता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के फिर निकल लेता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। वह मेहनत, वो संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता।
मेरे साथ हर वक्त 10-20 लड़के रखता हूँ। जो लड़के मेरे साथ रहते हैं उनका जीवन, उनका खाना पीना, उनका भविष्य, उनका सब कुछ अपने सिर पे लेके चल रहा हूँ। उन लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर कल न स्वयं मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया या उनके लिए मैं रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पाया। आज मैं उनके भरोसे हूँ, उनके बेसर उनके भी घरों को खा रहा हूँ। मेरे साथ एक लड़का रहता है दादरी का, मेरे साथ एक लड़का रहता है निंदाने का, मेरे साथ एक हमारा बड़ा भाई साहब रहता है धनाने का। भाई साहब उनके घरों को लूट लूट के खा गया मैं। उन्होंने कभी सरकार के सामने आके सवाल जवाब नहीं करे। और जो ये कुछ भी भोग देते हैं ये तो जातिवादी है, कुछ बोल देते तो ब्राह्मणों के खिलाफ है, राजपूतों के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। भाई साहब एक शब्द बता दो मैंने कभी किसी जाति धर्म को टारगेट करने के लिए बोला हो। जो मेरे को शिक्षा देता, जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, जो मेरा बड़ा भाई है, वो स्वयं पंडित है। वो पंडित जो मतलब एक जनेऊधारी पंडित होता है, इतने रूल रेगुलेशन का। मेरे घर के अंदर आप जाओगे, मेरे घर के अंदर आपको हर जाति का आदमी मिलेगा। जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ा 5 आदमी यहीं रह गए थे, हम नहीं जाएंगे, दिल मिल गया। अब इस वक्त जब ये मजदूर आए हैं, जो चढ़ाई हुई है, चढ़ाई के बाद 3 आदमी और रह गए, हम नहीं जाओगे, हम यहीं पर रहेंगे, बेशक कोई काम धंधा ना करा। भाई साहब ये देखो, मैं मतलब जिन लोगों को मेरे से इतनी बड़ी उम्मीद है और मैं उनको इकल न टूक नहीं दे पाया, मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे घर परिवार को बदनाम कर दिया जाता है। आज तक इसने अपने भाई के साथ फोटो नहीं डाली, आज तक इसने अपने बाप को नहीं दिखाया, न्यू नहीं कराया। मेरा बाप इतना सादा बोला, मेरे बाप ने ये नहीं पता इस माइक के सामने के बोलना। मेरा भाई एक सरकारी सर्वेंट है, अपने कारण मैं अपने भाई को क्यों मुसीबत में डालूंगा। जो बात करते हैं चंदों की, लडराउंड मेरा गांव है, कदे जाकर चेक करना। अपने किले का अगर डोड़ा 1 इंच भी बाका हो जावे है, टेढ़ा हो जावे है, आदमी मानस मार दे है। हमारे गांव में 8 करोड़ रुपए तक किला का रेट शुरू है, 12 करोड़ तक का रेट है किला का। मन ने मेरे काका पर कर्जा था तो अपने नाम का किला बेच के मेरे काका का कर्जा तारा, क्योंकि वो भी मेरा बाप है। मेरे काका और मेरे बाबू और 3 है, तीनों मेरे बाबू, तीनवां बाबू का आ करूं। मेरा जो छोटा भाई है वो उम्र में मेरे से छोटा है। 500 गज का जब घर बनाया था, जब हमारा अच्छा टाइम था, जिस वक्त मेरे भाई को मैंने घर बना के अपने नाम का भी उस्त दे रखा कि वो छोटा है। 1 इंच 1 फुट तक मैं ज़मीन नहीं ले रहा, मेरे हकमक है। मेरे गांव में 50-60 हज़ार रुपये गज तो नॉर्मल ज़मीन का भाव है। भाई साहब सबसे पहले तो अगर मैं मतलब ही सवारती चंदेयाड़ा होता, अपने किले ना आप बेचता, गांव में नहीं रहना था तो अपने मकान ने आप बेचता और फिर उन करोड़ों रुपए से अपना कोई ना कोई रोजगार करता। बातें कोई भी बड़ी कर सकता है। पूरे हरियाणा में नजर मान लियो, गिने चुने आदमी पाओगे जो अपना हक छोड़ दे। मैंने दादा लाई हक छोड़ रखा है। मेरे से सवाल जवाब जब करना, मेरे में कमियां जब निकालना, पहले अपने घर अपने परिवार को संभाल के दिखाओ इतने अच्छे से। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, कितनी बातें कर लो उतने ही जवाब। कुछ आदमियों ने एक धंधा ढूंढ लिया, हर चिकारा नाम से आप वीडियो बनाओगे आप फेमस हो जाओगे। उनकी नॉर्मली वीडियो नहीं चलती, हर चिकारा का नाम लेने से ही चलती हैं। अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, अच्छे फॉलोवर आते हैं। 2 रुपये जब से इस फेसबुक ने देने शुरू किए ना, यूट्यूब ने देने शुरू किए, हर इंसान यूट्यूबर बन गया, हर इंसान फेसबुकिया बन गया, हर इंसान सेलिब्रिटी बन गया। हजारों आदमी ऐसे हैं जो मेरे को गालियाँ दे दे के नेता बन गए, अपनी कौम के कोई नूर बन गए। एक हमारी कौम ऐसी है, जिस कौम से मैं आता हूँ, उस कौम के अंदर कबड्डी खेलने के ज़्यादा शौकीन वो इंसान आज भी अपने बच्चे की लेग पुलिंग करते हैं। और दूसरी कौमें, कई कौमों के अंदर तो ऐसे ऐसे इंसान हैं, अगर उनका लड़का समाज को गालियाँ देता है ना भर भर के दिन रात, उसको भी योद्धा और छतरी मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ें हमारे को सिखाई नहीं, बस फर्क इतना शिक्षा का। भैया आपने जो घर का प्रोग्राम किया था, ये इतने लोग बुलाए आपने, ये 50 से 60 हज़ार जो लोग आए थे, ये इसलिए बुलाए थे कि
आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर सको, ये दिखा सको प्रशासन को मैं कि एक आवाज़ पर किसी भी टाइम इतने लोग इकट्ठे कर सकता हूँ। काश वो दिन आए मैं शक्ति प्रदर्शन करूं, वो देखने लायक होगा। ये पारिवारिक प्रोग्राम था, 60,000 आदमियों के प्रोग्राम को मेरे लिए बड़ा मत समझो। ये पॉलिटिकल आदमी को चैलेंज कर रहे हो आप, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लोगों को ये बात कह के? अगर इसको कोई चैलेंज समझे, चैलेंज समझ लो। मैं 15 दिन के अंदर जहाँ बोलोगे 1 लाख भाईचारे की भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, आदमियों की नहीं। पॉलिटिकल जो आदमी होते हैं आजकल, उन्होंने नया ट्रेंड अपना लिया, 2,000 रुपये में, 1,000 रुपये में आदमी इकट्ठे करने का। अपने पास पैसों की भीड़ नहीं, प्यार की भीड़ है। मैं पॉलिटिक्स को लेके भी कुछ न कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन लोग उसको उल्टी दिशा में लेके जाते हैं। जैसे कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव के टाइम 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। जिस गांव के अंदर से मेरे को अगर किसी ने 11,000 रुपये दे दिए तो उस गांव में ही 11,000 रुपये मैंने अपने पास से मिला के उस गांव की पंचायत को दे दिए कि चौपाल के लिए कूलर वगैरह या कोई भी सुविधा कर लेना। मेरा जो कहना था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, लोगों को ये दिखाना था कि आप नेताओं को चंदा क्यों देते हो। 5 साल वो एंजॉय लेते हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में आप लोगों को बूझते तक नहीं, और चंदा भी आप देते हो। अच्छी बात है, हद की बात है। पहले भी आप लूटते हो और 5 साल भी आपको ही लूटते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया, लोगों की सोच बताता हूँ। मेरे को बड़े बड़े लोगों ने, राजनीतिक लोग, उन्होंने एक बात बताई, है भी सत्य ये, कि आप चंदा लेना शुरू कर दो चुनाव में। सबका अधिकार है। जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक चंदा लेते हैं, प्रधानमंत्री तक चंदा लेते हैं चुनाव के लिए। जब आप किसी से चंदा लोगे, जैसे कि आपसे मैंने चुनाव में, आपने मेरे को 11,000 रुपये की माला डाल दी, तो भैया जी आपके 11,000 रुपये जेब से निकले तो आप पर्सनली तौर पे इन्वॉल्व हो गए हो मेरे साथ। आप मेरे जितनी ताकत लगाओगे चुनाव में, ये चुनाव वालों का रूल है। मैं इस रूल को बदलना चाहता था। मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव हम लड़ रहे हैं तो हम दूसरों की जेब से पैसा क्यों लगवाएं। 20 करोड़ रुपए चुनाव के अंदर चंदा मैंने वापस किया है, लोगों के सामने, कैमरों के सामने, मीडिया के सामने। 20 करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक साथी का। एक मेरा साथी फॉर्चूनर गाड़ी भर के लेके आ रहा था, तेरे चुनाव के लिए पैसा है कि भी उल्टा नहीं देना, जितना बरतना बरत ले। ये इस प्रकार की बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, हवा बनाने के लिए नहीं कर रहे? वीडियो मिल जाएंगी चुनाव के टाइम की बहुत सारी, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख। मेरी ससुराल में ना मिले होंगे शायद, मैंने 11 या 21 लाख थे, और 1 कुंटल शायद घी मिल गया होगा। मैंने ये कहा था घी मेरा पहुँचा दियो, 1 कुंटल की तो ज़रूरत नहीं, 1 पीपा पहुँचा दियो, पैसे अपने वापस रख लो, मन चाहते नहीं। वीडियो मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं भाई जी। चुनाव लड़ा है और कोई ऐसी बात थोड़ी है हम पर्दे के पीछे कुछ भी भोग रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बात तो ठीक है, मुद्दे तो ठीक उठाते हो, लेकिन समस्या कहाँ आवाज़ जाती है? बैठी है, शब्द बैठे हैं। मेरा मानना ये है, जो आवाज़ का कड़वा होगा दिल का साफ होगा। मीठे आदमी के अंदर शुगर होती है, मीठा आदमी मेरे को पसंद नहीं है। आपके विचार उसी को पसंद आएंगे जो आप जैसा होगा। अब मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं लोगों को दिखा, मेरे को कोई जेब थोड़ी काटनी है किसी की, मैं मीठा बन जाऊँ। ये बात जो आपने बोली है, शिकायत बहुतों को है कि आप बोलते हो दबंगई के साथ। भाई साहब, मैं किसी गरीब आदमी को, रिक्शावाले को थोड़ी बोलता हूँ। आप कह के मैं बातें करता हूँ, इज्जत और सम्मान करता हूँ मैं सबका। मेरे से एक दिन भी बड़ा उसके भी मैं पैर छूता हूँ। मैंने आज तक अपने आप को बड़ा ही नहीं माना कहीं भी। तो आवाज़ का क्या लेना देना हो गया इसमें? इज्जत और सम्मान आना चाहिए आपको। आपने चुनाव की बातचीत की। चुनाव में आजकल सबसे बड़ा जो खर्चा है वो मीडिया का है, मीडिया मैनेजमेंट का। आपने भी खर्चे होंगे पत्रकारों पे पैसे? भाई साहब, ये बात ना करोगे अच्छा है। मेरे से वैसे ही दुनिया नाराज़ रहती है और नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, जो आप तो सच बोलने वाला इंसान हो। कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ साथी जो तेल भी अपनी जेब से लगा के आते थे, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं लिया। कुछ साथी ऐसे हैं, घर से जब चलते थे, जब उनके अकाउंट में पैसे डाल देते थे, आज पैसे डालेंगे तो वो कल आते थे कि एडवांस बुकिंग हो गई है। सबका आप अपनी सोच, आप अपना तरीका है। आप तो चुनाव की बातें कर रहे हो, आजकल तो पत्रकार सूट बेच रहे हैं हरियाणा में। भाई साहब, क्यों किसी का रोज़गार बंद करवा रहे हो? सूट नहीं, क्या पता क्या क्या बेच रहे हैं।
जिन्होंने अपने घर में वे चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी वे भी बेच रहे हैं। उन बेचारों का उन चीज़ों से रोज़गार चलता है, काम कुछ रहा नहीं। आज के टाइम आपको एक मतलब पत्रकार लग रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ देश कोई बेचा जा रहा है, हर चीज़ बिकाऊ है। आपको नहीं लगता पत्रकारिता का स्तर एक इस लेवल पे चला गया है कि आप हरियाणा में पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता की बात ना करोगे अच्छा है, वरना सारे पत्रकार साथी और रूस जाएंगे। यूट्यूबर हैं, हालांकि मेरे से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और इतना ही मेरा विरोध भी करते हैं। मेरे साथ 50-50 का आंकड़ा रखते हैं। ये सवाल के बाद शायद हो सकता है मेरे साथ भी विरोध होने लग जाए सभी लोगों का इस प्रकार। शायद आपके साथ नहीं होगा, उसका रीज़न है ना, आप उन लोगों को एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान लगते हो, खाली इंसान। यानी कि ना तो आप उन लोगों को ये लगते हो कि ये कहीं से चुनाव लड़ सकता है, दावेदार हो सकता है, या आपका विपक्षी हो सकता है, या ये कोई बड़ा चेहरा बन सकता है। जिस दिन आप बड़ा चेहरा बनते चले जाओगे ना, वैसे तो आप बड़ा चेहरा हो, मैं खुद कहता हूँ मेरे फेवरेट हो आप, लेकिन जिस दिन आप बड़ा चेहरा बन जाओगे उस दिन दुश्मन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को मुद्दा बना दिया जाएगा। एक मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते टाइम पीछे छोटा सा पिल्ला आ गया, और तो मैं उस पिल्ले को ऐसे पीछे कर रहा था, कभी इसके ऊपर पैर ना रखा था, और तो गलती से अब वीडियो में बोलने लग रहे उस पिल्ले पर पैर रखा गया, और उस पिल्ले ने एकदम आवाज़ निकाल ली प्या। उसके नीचे 1000 कमेंट आ रही है, देख लो समाज सेवी कुत्ता का लात मारे। हद की बात हो रही, छोटी चीज़ को कहीं से भी उठा लेंगे, कुछ भी बना देंगे। ये तो सोशल मीडिया का वो है, प्रभाव है। आपको नहीं लगता कि अच्छी चीज़ें फैल रही हैं तो कुछ ना कुछ बुरा भी निकल के आएगा ही? अरे मेरे भाई, अच्छी चीज़ें फैल कहाँ रही हैं, 5% भी नहीं रह रही। आपके कितने फॉलोवर हैं, मेरे कितने फॉलोवर हैं? भाई साहब मैं कहता हूँ साड़ी बांधो और सुंदर ही 4 ठुमके लगाओ, मिलियनों में फॉलोवर, मजे ही मजे। जुबान से जय रोक लो, गंदगी बोलो, जो मर्जी जय, जितनी गंदी गालियाँ बोलो, देखना आप मिलियनों में फॉलोवर, मजे ही मजे। शर्म तो वहाँ भाग जाती उन लोगों को, सेलिब्रिटी बोल के मंदिरों के अंदर उनको चीफ गेस्ट बुला लेते हैं। गजब हो गया यार। आपने कभी एक बात सोची है, हमको ये बोलते हैं कि हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, हम तो सोफे पे भगवे हुए बैठे हैं। भगवे सोफे पे बैठे हैं। तब एक बात करते हैं, हरियाणा के अंदर हर मंदिर और गौशाला में जब रागनी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लड़कियां नचाई जाती हैं मंदिर के प्रांगण में, और वो लड़कियां कैसा कैसा डांस करती हैं। ये तो खैर सभी लोगों को पता है। सभी लोगों को पता है ना, तो क्या उस धर्म को हम बदनाम कर रहे हैं? आपने कभी सुना किसी मस्जिद के अंदर लड़कियां नचाई गई हों? आपने कभी सुना किसी गुरुद्वारे के अंदर लड़कियां नचाई गई हों? क्या लड़कियां नचाने के लिए मुसलमान आते हैं? हमारे ही लोग तो नचाते होंगे। सोचने का विषय ये, हमारा सतर कितने नीचे गिर गया है। एक बात और बता देता हूँ, मेरे को ये लगता है लड़कियां नचाना उनकी भी मजबूरी है। लड़कियां मत नचाओ, कलाकार को बुला लो, किसी कलाकार को बुला लो। कलाकार आप किसको मानते हो हरियाणा में टॉप कलाकार इस वक्त? मानते हो या नहीं मानते हो? ढूंढने से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं भाई साहब कलाकार। जैसे मैं तो मानता हूँ जी, मैं वैसे तो सारे कलाकार मेरे तो प्रिय हैं, साथी हैं जी, मैं उनमें से चुन नहीं सकता, लेकिन एक जो मेरे लिए मैं बेस्ट मानता हूँ, जिसे मैं बहुत सीखता हूँ, विकास पासूरिया, रागनी कलाकार। काफ़ी अच्छे, बिल्कुल। मतलब उनके पास क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। तो विकास पासूरिया को बुला लो आप, गाँव में ढिंडोरा पिटवा दियो, कौन आओ विकास आवे। भाई साहब 200 आदमी इकट्ठे हो जाते, घनी बड़ी बात मानियो। सिर्फ एक बात कर दो, लड़की आ रही है डांस होगा, भाई साहब घर में एक आदमी रह जा, मन्ना बता दियो। हमारी सोच देखो कितनी छोटी हो गई है, और वो नाच हम कहाँ करवाते हैं? जहाँ हमारी धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब कि चंदा लेने के लिए, गौशाला के लिए इकट्ठा करने के लिए भी वहाँ लड़कियाँ नचानी, क्या ठीक है? क्या हमारा इतना विवेक भी नहीं रहा कि बिना लड़की नाचे हम चंदा भी नहीं देंगे? मंदिर के अंदर लड़कियां नचानी, यार हद की बात है। उस चीज़ को हम पूजनीय भी मानते हैं और उसके अंदर गंद भी फैलाते हैं। मेरा मानना ये है, गंदगी ने अच्छाई को पूर्ण रूप से दबा लिया है। अब ये पता नहीं अच्छाई को कम बैक करने में कितना समय लगेगा। हमारी इस इल्ज़ाम वाली वीडियो में एक मेरा एक आखिरी एक और इल्ज़ाम है।
आपके ऊपर। मैंने रिसेंटली सुना था, खैर महिलाओं के बारे में ऐसी चर्चा करना मैं खुद मानता हूँ कि सबसे निंदनीय अपराध है। मतलब ऐसी ऐसी बात है कि ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चर्चा चली हुई है सोशल मीडिया पे, ये चर्चा लगातार चलती है, तो इसलिए आपसे पूछना ज़रूरी है। जो आरती जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके और आपके पहले के कुछ, उनकी शादी से पहले के कुछ आपके दोनों के संबंध हैं। संबंध मतलब आप दोनों का कोई आपसी रिश्ता रहा है शादी से पहले भी? पहली चीज़ तो ये है, जिसका आप नाम ले रहे हो आरती का, आधे लोगों को तो आज तक ये ही नहीं पता उसका मेरा रिश्ता क्या, वो मेरी रिश्ते में क्या लगती है। कोई तो लिख देगा ये हर्षिकारा की बहन है, कोई लिख देगा ये हर्षिकारा की वाइफ है, कोई लिख देगा हर्षिकारा की ये पता नहीं क्या है। मतलब यार हद की बात है। आप इसी बात को लेके मैं बोलता हूँ, मतलब कि मेरे को लेके लोगों की सोच कितनी गंदी और छोटी हो रखी है। आपको पता है हमने एक साथ फोटो भी डालने बंद कर दिए सिर्फ इसी चीज़ की वजह से? सिर्फ इस चीज़ की वजह से। मतलब लोगों के दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। भाई साहब आप अपनी बहन के साथ फोटो डालोगे, उस पर पता नहीं क्या लिख दे, हो सकता है ये लिख दे बहुत बढ़िया मार ले रहा भाई, किसका मुंह पकड़ोगे आप, क्या जवाब दोगे? मतलब इतनी गंदगी। यानी कि लड़की आपके साथ खड़ी होने का मतलब यही है क्या कि आपकी सेटिंग, आपका प्यार है, आपके संबंध है, यही चीज़ें होती हैं। आपके घर में भी माँ बहन होगी, क्या ही बताएं। पहली बात तो ये है, मेरे बारे में भी ये फैलाया जा रहा है, इससे अलग भी ये भी फैलाया ही जा रहा है जो आप बोल रहे हो। इससे पहले बताता हूँ, बड़ी वायरल वीडियो हुई थी चुनाव के टाइम पर भी, ये तो छोरी बजा के ले रहा है। हाँ ये बात भी है भी, हाँ ये बात भी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब मैं छोरी बजा के ले रहा हूँ तो मैं इस गांव के अंदर मोड़ बांध के केकरण गया था, बारात लेकर केकरण गया था, फिर वे मैं फ़ोटो खींच के डालू हूँ मेरी पत्नी के, मेरे जो शादी के फ़ोटो हैं वे कहाँ से आ गए? फिर ये बहम है कि लव मैरिज है। भाई साहब मेरी अरेंज मैरिज है, शटावली गांव में बह रखा हूँ, शादी हुई थी पूर्ण रूप से, गांव में बारात गई थी, मेरा ससुरा मैंने देख कर गया था जिसने मैं पसंद कराया था। और आरती शादी के बाद मैंने पता लग गया था आरती कौन है। आरती मेरे साले की वाइफ है। आरती शुरू से लगभग 8 साल से यूके रहती है, मेरा साला भी वहीं रहता है। हम मिलते ही खाली छुट्टियों में हैं। अब वो घर पा रही है फिलहाल इस वक्त घर के प्रोग्राम में। 9 तारीख को आई थी, आज शायद हम बात कर रहे 13 तारीख होगी। चाय भी नहीं पी ली हम लोगों ने अभी तक साथ बैठ के। प्रोग्राम था हमारे घर में 11 का जी। फोटो तक नहीं लिया हमने साथ में अभी तक है। टाइम ही नहीं है भाई। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें दुनिया कहाँ से उठा के ले आ जाती है। एक दिन मैं नेशनल मीडिया में बैठा था, मतलब मेरे को खुद इतनी शर्म आ गई, यार इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। बोले आपकी जो वाइफ है वो तो विदेश में रहती है। मेरी वाइफ मका विदेश में कब? वो आरती। मैं बोला डियर बहन जी, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो उससे पहले अपनी पूरी चर्चा जो होती है वो आपस में तो कर लिया करो। आरती मेरी वाइफ नहीं, मेरे साले की वाइफ है। फोटो डालते ही कुछ भी, मैं फिर उसके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ। मेरे को तो छोड़ दो, कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे परिवार का हिस्सा तो मैं आईडी हम एक दूसरे की आपस में चेक करते हैं। ऐसी ऐसी बातें पाऊंगी, तू माड़ है, किसके साथ शादी कर ली, तने तो ये करना चाहिए था, हमारे पास आए। गंदगी इतनी लेवल की भरी हुई है भाई साहब। मुंह ढक देना अगर एक औरत का, हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है। ये हालात ही सोशल मीडिया ने पैदा कर दिए। इस टाइप की बातों पे आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है? आदत हो चुकी है। हम कभी बाजार में नहीं जाते घूमने, मैं कैमरे के सामने अब क्या ही बताऊं। मेरा फ़ोन अगर आप चेक कर लोगे, हो सकता है DM 70% लड़कियों के मैसेज हों, तो उनमें से 40% वो हों जो मेरे को दिल से भाई मानती हैं, लेकिन 30% क्या पता क्या क्या किस प्रकार के पा जाएंगे, क्या क्या बोलती रहती हैं। तो वो हमारे पे निर्भर करता है भाई, हम उस गंदगी में उतरते हैं या अपने आप को उस गंदगी से बचाते हैं। ये आज के टाइम एक धंधा भी बन गया है। आपको पता होगा कितनी FIR दर्ज होती हैं। मतलब लोगों ने ये काम ढूंढ लिया, पहले आपसे बातें करेंगी,
फिर आपके साथ वीडियो चैट करेंगी, फिर जो गंदगी होती है, फिर आप की वीडियो वायरल करने की आपको धमकी देंगी, वरना पैसे दो नगद। कुछ इस टाइप का चल गया है। आपसे बातें कर लेंगी, आपसे लगाव दिखाएंगी, बातें करने के बाद आपको मिलने बुलाएंगी, आपने कुछ गलत किया, आप पे तुरंत बलात्कार का मुकदमा दर्ज, 15-20 लाख रुपए दो वरना आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये धंधा ढूंढ लिया लोगों ने भाई। ऑफ द जब इंटरव्यू स्टार्ट नहीं किया, बातचीत हमने स्टार्ट नहीं की थी, तो उस बातचीत से पहले आपने एक बात कही थी कि आपको सुबह से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। ये कौन सा ऐसा अलग जो है लोगों ने जाना नहीं आज तक हर्ष शिकारा को, ये कौन सा हर्ष शिकारा है जो सुबह से डरता है, अंधेरे से डरता है? देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है, कोई ना कोई बुरी बात होती है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है। तो जितने आप स्ट्रोंग होते हो उतने ही आप कमज़ोर भी होते हो। आपकी कमज़ोरी क्या है? वो शायद मैं एक दिल्ली 5 स्टार होटल के अंदर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था और 6 मंजिल तक मैं चला गया सीढ़ियों से। जहाँ प्रोग्राम था वहाँ 7वीं मंजिल में लिफ्ट थी। भाई साहब मैं वापस घर आ गया, मैं नहीं गया। मेरे को डर लगता है, हद से ज़्यादा लगता है मेरे को। लिफ्ट से? हाँ, इतना लगता है इसके अंदर बैठते ही मर जाऊँगा। मेरे जैसा एक और बता दूँगा डरपोक आपको ऐसा ही, मेरे हिसाब से केडी है, कुलवीर धनोदा भाई अपना, हरियाणा का सुपरस्टार, वो भी ऐसा ही है। रही सुई की बात, मैं डॉक्टर से पकड़ के, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, 4 सुई मैंने अपने आप लगाए थे अपने को, डॉक्टर से नहीं लगवाई। आप लगा लेता हूँ, डॉक्टर से नहीं लगवाऊंगा। अंधेरे से डर लगता है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा डर लगता है मेरे को अंधेरे से। मेरे को थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए। झूले से डर लगता है, मैं झूले पे नहीं बैठ सकता। एक बारी माई ने मार दिया होता इसी चक्कर में, क्योंकि वो बोली ये दुनिया बैठ कर घूमती अपने पतियों के साथ, मेरे साथ कदे ना बैठता। हालांकि है वो बड़ी सॉफ्ट, मेरा बड़ा ख्याल रखा है मेरे जीवन में। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उसका कारण है मेरी पत्नी, वो जो मेरी बैकबोन बन रही है, उसने जो मेरे जीवन को संवारा, उसने जो मेरे जीवन को, मतलब मेरे से बड़ी दिलदार है वो। पत्नी के ये बोलते हैं कि औरत के हाथ से पैसा नहीं छूट सकता। हमारे घर के बाहर कई बारी कई बाबा आ जाए आ रहे हैं, महाराज आ जाए आ रहे हैं, वो इन चीज़ों ने बहुत मान्या रहे। एक बारी जैसे मेरे पास जूतों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, 42-43 जोड़ी जूते दे दिए थे। महाराज जी ले जाओ, जो सा आपने बढ़िया लगा वो ही ले जाओ। महाराज जी ने कट्टा भर लिया, तो उसने ये नहीं बोला छोड़ जाओ, ले जाओ कोई बात कोई ना, रोटी खाए बगैर नहीं जान दिया रहा। तो मेरी जो पत्नी है उसने मैं झूले में बैठा लिया। अब वो झूला ऊपर गया, मेरी आंखें बंद होगी, मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया। चिल्ला चिल्ला का आवाज़ लगा लगा के उसने रखवाया। मन उस दिन ये लग गया, मतलब मेरी ज़िंदगी में मन ये लगा इससे बड़ा डर कोई नहीं। तो इन जिन चीज़ों से डर लगता है, चोट वोट से डर नहीं लगता, मरने कटने से डर नहीं लगता। मेरे सारे पैर कटे फटे पड़े हैं किसान आंदोलन के टाइम। इससे पहले एक आंदोलन 2018 में हुआ था दिल्ली में, किसान आंदोलन। जब 2019 में अकेले दिल्ली जंतर मंतर पर 57 आंदोलन किए थे मैंने, अकेले 2019 की बता रहा हूँ ये। मेरे नाम से वहाँ परमिशन ही अलाउ नहीं थी कि हर शिकारा नाम का व्यक्ति आता है वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है। ये हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ लाता है, यहाँ तोड़ फोड़ कर जाता है। जिन लोगों को लगता है भाई हमने हक की आवाज़ें नहीं उठाई, कुछ बातें आज बता भी देता हूँ। अब याद आएगी, जो धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं नकली चोला पहन के, माँ गंगा की सफाई के लिए संत गोपाल दास के साथ मिलकर सबसे पहला आंदोलन दिल्ली में हमने किया था। 3,500 आदमियों ने अपने खून से सरकार को पत्र लिखा था। उसमें से खून मेरा भी था, और जिसको सुई से डर लगता है। उसके बाद एक बेटी थी, एक कांड हुआ था टप्पल कांड के नाम से, गूगल करोगे मिल जाएगा। ट्विंकल शर्मा नाम था शायद, हाँ ट्विंकल शर्मा। उस बेटी का 2.5 साल की बेटी का बलात्कार, या मतलब बलात्कार हुआ था। बलात्कार की पुष्टि हुई थी तो पता नहीं, लेकिन उसका मर्डर इस प्रकार का था, वो तूड़े में दबा दी थी मार के। वो जिस घर के अंदर दबाई थी उसको निकाल के लाने वाले हम थे, मौके पर मैं वहीं था। और उसके बाद खबर आई थी कि पुलिस ने 1 हफ्ते बाद लाश मिली। हम मात्र 50 जने थे, दूसरे की जगह पे वहीं चले गए। तो उस वक्त हमने 7 आंदोलन किए थे दिल्ली जंतर मंतर पे। जब 7 आंदोलन किए तो उस टाइम पोक्सो जो एक्ट है वो शायद लागू तो 2012 या 13 में हो लिया था, बना दिया गया था, लेकिन 2019 में उसमें बहुत सारे काट छाँट की गई थी।
और वे 7 आंदोलन हमने किया था, जिसके बाद वो लागू किया गया। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर फांसी या मौत की सज़ा, उसको पास करवाने वाले में आपके भाई का भी योगदान है। किसान आंदोलन हुआ, जब हम सिंघू बॉर्डर की तरफ से आए, बैरिगेटरों को तोड़ने में सबसे पहले और सबसे आगे आपका भाई था। हालांकि 750 किसानों की शहादतें गई, उनके सामने हमारा योगदान तो तिनका भर भी नहीं है। लेकिन पूरा पैर मेरा फटा हुआ है, ये जो पैर यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी निकली हुई थी, और मैं वहीं स्पीच दे रहा था। ये फैसला भी मेरा था कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। बैरिगेट्स पे खड़ा होकर मैं वो स्पीच दे रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि भाई यहीं बैठांगे, वरना पब्लिक उस टाइम पे उग्र हो गई थी। बहुत सारे ऐसे काम हैं। 1400 प्लस लड़कियों की शादियाँ करवा दी, और अच्छे कारण ने चंदा मांगा हो, ढोंग करे हो, कुछ भी कराया हो। उन बेटियों के जिनके घर बस रहे, उनके घर जाके पूछो ना। ये हाथ में क्यों पहनते हो ये मैं बताता हूँ, जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था, उन लोगों ने मेरे को एक आखिरी उम्मीद समझा और हमने उनकी मदद की। आपको क्या पता है, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी लड़की की शादी नहीं करवाता था। एक बाप, गरीब बाप, जब ये पता लगता तेरी बेटी की शादी आएगी, उसने कर्जा नहीं मिला हारता दलित परिवार ने, क्योंकि दलित के पास ना ज़मीन थी, ना घर था गिरवी रखने को, ना और कुछ था। तो क्या होता था उस टाइम पे, फांसी खा लेते थे, दवाई पी लेते थे, जहर खा लेते थे माँ बाप, शर्म के मारे मर जाते थे। बेटी की शादी कैसे कराएंगे, मर गए तो कोई ना कोई आप ब्याह देगा। ये हालात थे उस टाइम पर। हम लोगों का सारा बने, मरने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं। हम एक नया ट्रेंड लेके आए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मदद करनी शुरू की। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने गालियाँ दी, अपमान है, चंदा छुप के देना चाहिए। अरे भाई साहब, वो सरेआम दिया तभी तो ये ट्रेंड बना। जब आप बुरी चीज़ों को दिखा सकते हो तो अच्छी चीज़ों को दिखाने में क्या बुराई है। जब वो ट्रेंड बना, तो ट्रेंड बनने के बाद एक चीज़ होगी, हर गांव के अंदर एक संगठन बन गया, हर शहर के अंदर एक टीम बन गई, सब मदद करने लग गए, सब मदद करने लग गए, सब लड़कियां की शादी करवाने लगे। गांव में कोई भी छोटी मोटी समस्या उसमें शामिल होने लगे। 1.5 साल से हरस शिकारा ने जब वो बंद किया कि भाई हरस शिकारा तो चंदा खारी से तो घर चल रहा है, मेरा लक्ष्य ये था जब तक घर की चढ़ाई चल रहेगी आप चंदा लेंगे ही नहीं, देखेंगे जबकि हमारी चढ़ाई पूरी ना हो या हमारा जीवन पूरा ना हो। और तो जब 1.5 साल हमने वो नहीं लिया, ईब जाकर आप देखोगे 80%, 90% वे समाज सेवी वे टीमें ख़त्म हो चुकी हैं। एक मेरा भाई है, संदीप नाम है, संदीप लांबा, दौलतपुर, मेरी टीम का भाई है, हिसार के पास गांव है। जैसे मैं उस साइड नहीं जाता, उसको मदद बता देता, तू कर दिया अगर भाई। उसका पिता गुजर गया पीछे ही, हाथ जोड़ कर मैंने बोला, अब तू ये पे घर की जिम्मेदारी करने से संभाल ले, मदद नहीं करेगा। 35 लाख रुपए कर्जा कर रहा है, लोग आप रुपये लेता, लोग रुपये देते 20,000। कम से कम एक बेटी की शादी में खर्च लाख रुपये आ जाता था गरीबी में। 50 आदमियों का खाना भी बनवाना, छोटी मोटी उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी देनी, इच्छा अनुसार जो चीज़ें होती हैं। और तो उन चीज़ों में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आ जाया था। 35 लाख रुपए वो लड़का कर्जा कर रहा है, क्या उसको कोई पूछने वाला? जब तेनू कहते चंदिया तो घर भर रहे होंगे, ये आपके सामने बैठा हर शिकारा, क्या पता कितने करोड़ रुपए दवाइयों से उन भाइयों ने कमाए, और उनके सारे पैसे मन ने इन चीज़ों में लगा रखे हैं। जब मेरी गोज की हिम्मत नहीं रही, औकात नहीं रही, जब अपने घर बैठ गए। आपको एक बात बता देता हूँ, कभी आप अपने आप को ये सोचते हो आप सेलिब्रिटी हो या आपको कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल होने से इज्जत मिलती है? इज्जत पैसे क्यों मिलती है भाई जी? आप किसी कबड्डी, कुश्ती, कोई गेम करवा रखा, उसमें ना सबसे बड़ा पोस्टर पता है किसका लगेगा? जिसने सबसे बड़ा इनाम दे रखा हो, चंदा दे रखा हो। अब वो चंदा कहाँ से आता, चोरी से आता, जारी से आता, कोई नहीं पूछता। और उस इंसान की वैल्यू क्या है उसको भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो भाई साहब अहमियत इंसान की नहीं, पैसे की है। और उस टाइम पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हर शिकारा आज भी शून्य पे बैठा है, 0 पे। मैं लोगों के एक एक फ़ोन पे 10-10 काम करवा देता हूँ। हर काम सिफारिश से और रिश्वत से होता है। उस रिश्वत को भी नहीं देने देता, फ्री में काम करवा देता हूँ। सिर पे की ये इज्जत कमाई से अलग कुछ भी नहीं।
भाई साहब एक बात बता, सोशल मीडिया वाले यार, एक कोई जैगवार ले आता, कोई रेंज रोवर ले आता, कोई डिफेंडर ले आता, यहाँ एक किस्ता की गाड़ी ले रहे हैं, उस पर भी सवाल जवाब नहीं हो जा, स्कॉर्पियो में घूमने लग रहा है, 7 साल का लोन है, वे किस्त कैसे कट्या रहा है, महीने हमारा घर ले रहा, हमने भी रहा है, हम इतनी स्ट्रगल आज भी कर रहे भाई साहब, इतना रुपया जोड़ रहे होते, उच्चतम दर्जे की तरक्की करते, अब ये सोचा मकान में इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं लग रहा ऐसा, सिर्फ बनाने का जो तरीका है वो अलग है, उस बनाने के तरीके के कारण आपको रीच लग रहा है। अब क्या सवाल रह गया आपका, वो बता सकते हो? अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है भाई कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे? जिंदा रहा तो 100%। ऐसे ही निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? सीधी सी बात एक है, चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। अब कैसे लड़ूंगा क्या नहीं वो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है पल पल में बदलती रहती है, हालात आपके सामने क्या होंगे वो समय बताएगा। बीजेपी के विरुद्ध आपके विचार नज़र आते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है पार्टियों के, कांग्रेस का, आईएनएलडी का, जेजेपी का, आम आदमी पार्टी का? मेरे विचार किसी के विरुद्ध नहीं है, मेरे विचार हैं सिर्फ उनकी जो ये स्कीमें लेके आते हैं, या जिस तरीके से वो देश चला रहे हैं, या जिस तरीके से वो रूल रेगुलेशन लेके आते हैं, अगर उनके अंदर कोई कमियां खामियां हैं तो हम उनको उठाते हैं, ये बोलते हैं ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है। मुद्दे जो हैं उन मुद्दों का विरोध करते हैं, हम किसी पार्टी या नेता का नहीं। मेरे हिसाब से लगभग जो मैंने इल्ज़ाम मेरे पास थे, जो सवाल थे, वो लगभग मैं पूरे कर चुका हूँ। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हर्ष भाई। भाई जी पहली बार किसी से इतनी लंबी बात की है, पहली बार किसी से बात करके मज़ा आया है, और हो सकता है जीवन में आगे भी मैं इतनी लंबी बात ना कर सकूं। अगर लंबी बात कर सकता हूं तो आप जैसे किसी पढ़े लिखे साथी के साथ मैं बात करना चाहूँगा इतिहास पे, हिस्ट्री पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब आपका हमसे बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद भाई जी।